भाइयों बहनों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां हमने पिछली वीडियो में बंद किया था। याद है ना, दो मुद्दे चल रहे थे। पहला मुद्दा कि लेनर्ड को पता चल गया है कि शर्लॉक मोरियार्टी ही क्लाइंट मोरियार्टी है। इनफैक्ट क्लाइंट मोरियार्टी जिंदा है, थैंक गॉड। उसे ये नहीं पता चला कि ड्वेन डैंटिस भी वही है। और दूसरा मुद्दा ये चल रहा था कि ड्वेन डैंटिस आर्म्स डीलिंग वगैरह की बात कर रहा था, जहां वो आर्म्स खरीद के बेचेगा। कहां पे? वेस्ट बैलम में। अब वेस्ट बैलम के बारे में अगर ड्वेन डैंटिस को पता करना है तो ऑफ कोर्स वो डैनिथ से बात करेगा ना। तो हाँ, एज गिरमन स्पैरो वो मिस्टर फूल की तरफ से डैनिथ को मैसेज भिजवा देता है कि बेटा वेस्ट बैलम में जो कुछ भी है ना उसके बारे में पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। और जब तुम ये पता कर रहे होगे तो वहां पे चर्च ऑफ एवनाइट से बच के रहना। तो हाँ, डैनिथ को ये मैसेज मिलता है और डैनिथ सोच रहा है कि ये गिरमन स्पैरो जो है ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, हमेशा आता है, कोई काम पकड़ा के जाता है। और अब क्योंकि मैसेज ग्रे फॉग से आ रहा है, मतलब मिस्टर फूल की तरफ से आ रहा है, डैनिथ आज तक गया नहीं है ग्रे फॉग में, मतलब समझ रहा है कि मिस्टर फूल से मैसेज आ रहा है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते, काम भी करना पड़ेगा। खैर, तो ये सब मैसेज पहुंचाने के बाद ड्वेन डैंटिस रिचर्डसन को बोलता है कि चलो आज चलते हैं सेंट सैमुअल कैथीड्रल, क्योंकि ड्वेन डैंटिस अगर पकड़ाया नहीं है एंटीगिनस नोटबुक को चोरी करने की कोशिश में, तो फिर कैथीड्रल चलते हैं ना, वहां वापस से जाते हैं, प्रे वगैरह करते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, शक नहीं होना चाहिए। तो हाँ, रिचर्डसन के साथ वो कैथीड्रल जा रहा है और रास्ते में रिचर्डसन से पूछता है कि तुम ईस्ट बैलम और वेस्ट बैलम के बारे में क्या जानते हो। अब रिचर्डसन कहता है कि ईस्ट बैलम जो है ना वो थोड़ा स्टेबल है, वेस्ट बैलम बहुत ज्यादा क्योटिक है। रिचर्डसन ऐड करता है कि उन जगहों पे जो है ना पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, विप अब्यूज होता है, मतलब स्लेवरी काइंड ऑफ चीज कह सकते हैं, वो है, प्रोमिनेंट है। आगे रिचर्डसन बताता है कि ईस्ट और वेस्ट बैलम के लोग पहले डेथ को वर्शिप करते थे, बाद में गॉडेस, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और इटर्नल ब्लेजिंग सन जैसे डीटीज को मानने से उनका स्टेटस इंप्रूव होता था। इनफैक्ट कैथीड्रल से प्रोटेक्शन भी मिलती थी, इसलिए लार्ज स्केल पर फेथ चेंज हो गया। लेकिन जैसे जैसे बिलीवर्स की संख्या बढ़ी, उनका वो स्पेशल स्टेटस जल्दी ही हटा दिया गया। लोअर क्लास के लोग फिर से चुपके से डेथ को वर्शिप करने लगे। वेस्ट बैलम ये चीज और भी ज्यादा क्लियरली दिखती है क्योंकि वहां सिचुएशन ज्यादा मेसी है। डेथ के डिसेंडेंट्स को अक्सर काफी सपोर्ट मिलता है और ये सारी जो बात थी वो कहीं ना कहीं रिचर्डसन के फादर कभी कभी पीने के बाद उसको बताते थे। तो यही सब बात करते करते कहीं ना कहीं क्लाइंट कैथीड्रल पहुंचा, वहां प्रे करना शुरू किया। और जैसे ही कैथीड्रल में इंटर किया, मतलब प्रे करने से पहले, ही फेल्ट डिफरेंट। इस पे क्लाइंट सोचने लगा कि जब से वो होली स्वॉर्ड को टच करके वाव लिया है, कहीं ना कहीं गॉडेस उस पर नजर रखने लगी हैं। हर बार जब वो कैथीड्रल में आके ऐसा मतलब एक्ट करता है मानो कि वो प्रे कर रहा हो, तब उसे ऐसा फील होता है मानो एम्परर्स न्यू क्लोथ वाला ये सिचुएशन है। इनफैक्ट क्लाइंट यह सोच भी रहा था कि गॉडेस का इस सब पर क्या ओपिनियन होगा और चर्च का स्टांस क्या है। उसने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा प्रोब करके सिचुएशन समझे। इसीलिए क्लाइंट 8 मिनट तक ऑलमोस्ट प्रे करने का नाटक करता है एंड देन डोनेशन बॉक्स के पास जाता है, 50 पाउंड डोनेशन बॉक्स में गिराया। देन क्लाइंट बिशप के पास गया, कहता है कि मुझे एक कन्फेशन करना है। कैसा कन्फेशन भाई? कहीं ये तो नहीं कन्फेस कर रहा है कि अब मैं ही एंटीगिनस नोटबुक चोरी करने आया था? ना ना, क्लाइंट इतना बेवकूफ नहीं है। कन्फेशन कुछ और है, बताता हूं क्या है। कन्फेशन ये बोलता है ड्वेन डैंटिस कि मैं एक्चुअली में एक आर्म्स डील करने वाला हूं। कहीं ना कहीं ड्वेन डैंटिस कहता है कि उसके मन में ये बात है कि ये चीज सही नहीं है, वो इस ऑफर को रिजेक्ट भी करना चाहता था, लेकिन उसके मन में ग्रीड है पैसा कमाने का, जिस कारण से वो इस डील को करने वाला है। तो बिशप इलेक्ट्रा यहां बात सुनते हैं ड्वेन डैंटिस की और कहते हैं कि डरो मत, हिचकिचाओ भी नहीं, थोड़ा सा ग्रीड अगर इंसान के मन में है ना तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं होती। जब तक ड्वेन डैंटिस इससे किसी इनोसेंट को हार्म नहीं करता या फिर जो गॉडेस का बाइबल है उसके अंदर जो बातें लिखी है उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, तो बिजनेस के लिए आर्म्स डीलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट बिशप इलेक्ट्रा कहते हैं तुम्हें जो मन है वो करो, अपनी दिल की सुनो, और अगर तुम कोई काम करके सच में उस पे मतलब पछताते हो तो तुमको फॉरगिवनेस मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लेडी। तो हाँ, यहाँ बिशप इलेक्ट्रा ही ड्वेन डैंटिस को कह रहे हैं कि ठीक है कर ले आर्म्स डील, तो फिर ड्वेन डैंटिस भी क्यों रुकेगा, चलो भैया निकलते हैं इधर से। अब चर्च से निकलते वक्त ड्वेन डैंटिस का ध्यान जाता है कोने में एक लेडी पे जो कि आराम से बैठी हुई थी एंड शी वाज डैली सिमोन। अब डैली से 2-3 बार नैन मटक्का हो चुका है क्लाइंट का, तो क्लाइंट भी अपना बाव कर देता है, वो भी एक्नॉलेज करती है। अब क्लाइंट यहां से निकला और आधे घंटे के अंदर, जैसे हमारे यहाँ आंटीज गॉसिप करती है ना, वैसे ये चर्च वाले गॉसिप करके अब पहुंचा देते हैं बात लेनर्ड तक। जी हाँ, लेनर्ड तक को पता चल गया कि ड्वेन डैंटिस जो है वो एक्चुअली में वेस्ट बैलम जा रहा है, वहां आर्म्स वगैरह की डीलिंग करेगा। और ऐसे में लेनर्ड सोच रहा है कि मिस्टर फूल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग कितने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अगर ड्वेन डैंटिस ये डील कर रहा है यानी कि वो ऑफिशियल मिलिट्री के साथ मिला हुआ है, वही ड्वेन डैंटिस को ये डील दिला रही है।
सो या मिस्टर फूल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है मित्रों। एनीवेज क्लाइन घर वापस आता है और वॉल्टर क्लाइन का वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि बैरन सिंड्रास है, वो एक बंदा है, बताता हूँ कौन है, वैसे आपको पता होगा अगर ध्यान से मेरी वीडियो सुनोगे तो। जो भी हो, बैरन सिंड्रास जो है वो एक्चुअली में अपना एक फेस कार्ड भेजा था ये बोलते हुए कि आज शाम में 4 से 5 बजे वो आ रहा है मिलने, ड्वेन डैंटिस से, नौकर से भिजवाया था। इनके साथ को याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि बैरन सिंड्रास एक्चुअली में वो मिलियनेयर टाइकून है जिसने कंजर्वेटिव पार्टी और ड्यूक नीगन की मदद से अपना एरिस्टोक्रेटिक टाइटल लिया और जो किंगडम के सबसे फेमस बैंकर्स और एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। क्लाइन सोच रहा था कि उसने पहले मैम मैरी की मदद की थी क्वाइम कंपनी के शेयर्स खरीदने में, राइट? और उस वक्त जो कॉम्पिटिटर था वो एक्चुअली में सिंड्रास और उसके लोग ही थे। तो क्या सिंड्रास इसी बात के लिए खुद ड्वेन डैंटिस से मिलने आ रहा है? मतलब वो जो ट्रांजैक्शन था कुछ 13,000 पाउंड्स का ही था, राइट? तो इतने छोटे रकम के लिए क्या मतलब बैरन सिंड्रास इतना भाव दे रहा है उस रकम पे? क्लाइन से खुद मिलने आ रहा है, मतलब ड्वेन डैंटिस से। 13,000 पाउंड आपको बहुत लग रहा है, हमें बहुत लग रहा है, लेकिन सिंड्रास के लिए कोई ज्यादा अमाउंट ये था नहीं। एनीवेज यहाँ पे क्लाइन थोड़ा सोच में पड़ गया था और उसे देख के वॉल्टर समझ जाता है कि कहीं हमारे मास्टर इस प्रस्ताव को ठुकराने का तो नहीं सोच रहे। ऐसे वॉल्टर कह देता है कि अगर आपको नहीं मिलना तो मैं मना कर दूंगा, बट ड्वेन डैंटिस वाज लाइक नहीं नहीं, हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, इतना बड़ा बैंकिंग में नाम है तो इससे तो मिलके ही रहेंगे। हाँ, शाम में सिंड्रास पहुंच जाता है, हाय हेलो हुआ, होता है ना वहां पे बड़े लोग करते हैं, एक दूसरे को बाव करते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो एटिकेट्स जो हम सब में नहीं है। हम लोग और यार क्या हाल है ऐसे पूछ देते हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते, वो लोग अच्छे से करते हैं। इनफैक्ट वो लोग एक दूसरे के पहले बड़ाई भी करते हैं, जैसे कि सिंड्रास ड्वेन डैंटिस से कहता है कि आप बड़े हिम्मत वाले आदमी हो, मतलब सदर्न कंटिनेंट में जाके वहां एडवेंचर्स करके आप अपना वेल्थ बनाए, अब मेरे में तो उतनी हिम्मत नहीं है। वहीं क्लाइन भी कहता है कि आप भी जिस मुकाम तक पहुंच गए हैं वो कोई आम बात नहीं है, क्योंकि क्लाइन को भी पता था कि बैरन सिंड्रास बाद में नोबेल बना था, लेकिन वो असल में एक आम आदमी भी नहीं था। क्लाइन सोच रहा था कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ने कॉलोनीज के डेवलपमेंट का फायदा उठाया था और सी ट्रेड से काफी पैसा कमाया था। वो काफी सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे। उसके बाद उसके फादर ने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और कई फैक्ट्रीज भी एक्वायर की। जब बात उसकी जनरेशन की आई तो उसने अपनी बड़ी वेल्थ के साथ डेवलपिंग बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री मारी और लियोन के सबसे पहले मिलियनेयर्स में से एक बन गया। इस प्रोसेस में बैरन सिंड्रास को 3 बार फेलियर फेस करना पड़ा, लेकिन हर बार वो उन्हें ओवरकम करता गया। सबसे डेंजर सिचुएशन तब आई जब उसने साउथविल पीपल्स बैंक बनाया और उस पर रेपुटेशन क्राइसिस आ गया था। बैंक रन हुआ था और वो लगभग बैंकरप्ट हो गया था, बट स्टिल आज काफी अमीर है। तो हाँ, ये सब बातों के बाद क्लाइन जो है वो रिबाच की बात करता है। रिबाच या रिबाच, अगर ये नाम आपको याद नहीं तो याद है, क्लाइन जब हायर कर रहा था तो वॉल्टर का इंटरव्यू लिया था, 2 और लोगों का लिया था, उसमें से एक रिबाच भी था। एंड ये रिबाच जो है वो सिंड्रास के यहाँ पहले बटलर का काम किया था। एंड सिंड्रास भी बोलता है हाँ, मतलब रिबाच को मैं जानता हूं, मैं उसको अपने यहाँ रख लेता अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ होता तो हाय हेलो काफी लंबा चल रहा है, पॉइंट पे आ नहीं रहा है सिंड्रास। फाइनली पॉइंट पे आता है, कहता है देखो ड्वेन डैंटिस तुम एक अच्छे आदमी हो, मैं तुमसे दोस्ती बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो 3% क्वाइम कंपनी का शेयर है वो तुम मुझे बेच दो, और इसके लिए मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दूंगा पैसा का जो तुम रिफ्यूज नहीं कर पाओगे, रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत तगड़ा ऑफर दूंगा। अब इससे पहले अपना सिंड्रास ऑफर देता, ड्वेन डैंटिस कहता है थांबा, मुझे ऑफर सुनना ही नहीं है, क्योंकि मैं मैम मेरी को धोखा नहीं दे सकता, उनके कहने पे मैंने खरीदा था और मैं इसको आपको तो नहीं बेचूंगा, आप कॉम्पिटिटर थे उनके। सिंड्रास कहता है अरे ड्वेन भैया ऑफर तो सुन लो, और ड्वेन डैंटिस कहता है ऑफर सुनना ही नहीं मेरे को, क्योंकि हो सकता है आपका ऑफर इतना इररेजिस्टेबल हो कि फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊं, तो नहीं सुनना, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग। सिंड्रास भी उठता है, बोलता है ठीक है, जब यही बात है तो मेरे पास और कोई काम था नहीं, मैं निकल रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। अब सिंड्रास के जाते ही वॉल्टर आता है ड्वेन डैंटिस के पास, बोलता है 2 बॉडीगार्ड हायर कर दूं क्या आपके लिए, क्योंकि अब आप घुस गए हो निटी ग्रिटी पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो बात, और ये लोग आपको करवाने में हिचकिचाएंगे नहीं अगर उनको आपका शेयर चाहिए तो बॉडीगार्ड रख ही लो। ड्वेन डैंटिस भी कहता है ऐसे तो मेरे को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, 2 बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दो आज जो कि मेरी रक्षा करें। इसके बाद क्लाइन वॉल्टर से कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट है ना, उनके घर का एक विजिट प्लान करो, उन्हें कल इंटेस सेरेंजो रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इन्वाइट करो। डिनर पे उनकी वाइफ और डॉटर भी होनी चाहिए, और अगर कोई इनका प्रायर कमिटमेंट है तो किसी और दिन इस डिनर को शिफ्ट किया जाएगा। अब क्लाइन मैट को इसलिए इन्वाइट कर रहा था क्योंकि क्लाइन वाज प्लानिंग कि वो उसको बता देगा कि हाँ ठीक है, आर्म्स वाला डील है ना, वो मैं कर रहा हूं, मैं करना चाहता हूं। ये याद है ना, मैट को ही 1 हफ्ते के अंदर बताना था। अब आप बोलोगे क्लाइन मैट के घर जाके उसे ये सब बता देता, इतना डिनर वगैरह अरेंज करवाने की कोई क्या जरूरत थी?
देखो, मैट के घर में हेजल है और हेजल के पास है वो चूहा है डेमीगॉड जो कि अभी पावरलेस है, तो वो सुने नहीं चीजों को, या समझ रहे हो, उसके साथ टक्कर नहीं लेने के लिए डेमीगॉड है वहां पे, तो वहां पे क्यों जाए, क्योंकि क्लाइन भी एक बियॉन्डर है, वो पहचान सकता है क्लाइन को, साथ ही वो क्लाइन के कहीं ग्रे फॉग के ऑरा को पहचान ले, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, उससे अच्छा है कि होटल में मिलते हैं आराम से, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर हम शाओ की बात करते हैं तो वो अपना धारावी स्ट्रीट पे थी, बार के अंदर जाती है, पूछती है कोई नया जॉब मार्केट में है, उसको पता चलता है यस एक नया जॉब आया है, वो ड्वेन डैंटिस है ना, उसका बटलर आया था वॉल्टर, और वो कह रहा था कि चाहिए हमें 2 बॉडीगार्ड। शाओ बोलती है हाँ ये बंदा एक बार और मेरे को काम दिया था, याद है कौन सा काम था, कमेंट में लिखना, एंड पैसा अच्छा देता है बंदा, तो काम करते हैं इसका, मैं बन जाऊंगी उसकी बॉडीगार्ड, एक और चाहिए ना वो भी मैं लेके आऊंगी। अब किसको लाएगी शाओ एक और बॉडीगार्ड बना के, ऑफ कोर्स फोर्स को। अब फोर्स के पास भी कोई और काम नहीं था तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो भैया ड्वेन डैंटिस की रक्षा करेंगे, अंगरक्षक बॉडीगार्ड है कि नहीं। तो ये लोग बॉडीगार्ड बनने निकल पड़ती है, मतलब वॉल्टर से मिलने जा रही हैं, और इसी पैरेलल में क्लाइन जाता है ग्रे फॉग के ऊपर, क्योंकि उसे कुछ काम था ग्रे फॉग में। पहला काम, क्रीपिंग हंगर का अब क्या हाल है, क्योंकि क्रीपिंग हंगर याद है ना बहुत ज्यादा बदमाश हो गया, उसके बहुत गंदे गंदे नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए हैं, जिसमें से एक तो यह है कि ट्रू क्रिएटर का गुणगान भी करते रहेगा क्लाइन में, हर दिन उसको एक आदमी को खाना है, तो ग्रे फॉग के अंदर रह के थोड़ा सा तो टेम्ड हो गया होगा, राइट। ग्रे फॉग औकात में ले आता है क्रीपिंग हंगर को, राइट। रॉन्ग, नहीं ला पाया इस बार क्रीपिंग हंगर भी एडमेंट है, नहीं भैया मेरे नेगेटिव इफेक्ट्स कम होंगे नहीं। हाँ मशरूम दिखा के उसको डरा सकते हैं, लेकिन फिर वो वर्क भी तो नहीं करेगा, तो अब करे तो करे क्या। मोस्टली ये मिस्टर ए का जो करप्शन हुआ है ना इस क्रीपिंग हंगर में, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो अब इसको सील करने का, क्रीपिंग हंगर को शांत करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय होगा मिस्टर अजिक के पास। खत लिखूंगा मिस्टर अजिक को। हाँ, क्लाइन तुरंत मिस्टर अजिक का कॉपर विसल और हारमोनिका है ना क्लाइन का जो बजाता है, तो मिस मैसेंजर आती है, ये दोनों चीज लेके रियल वर्ल्ड में आता है। सबसे पहले क्लाइन मिस्टर अजिक को खत लिखता है। डियर मिस्टर अजिक, काफी टाइम हो गया है जब मैंने आपको लास्ट बार लिखा था, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से क्रीपिंग हंगर पर आपका सील अब इफेक्टिव नहीं रहा। क्या आप मुझे उसे दोबारा सील करने का मेथड बता सकते हैं? फिर आगे क्लाइन लिखा था कि क्या आपने स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स नाम के क्रीचर्स के बारे में सुना है? उनका लेवल क्या होता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो आमतौर पर कहां एक्टिव रहते हैं? मैं शायद जल्द ही सदर्न कॉन्टिनेंट जाने वाला हूं, अगर मुझे डेथ से रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको तुरंत लिखूंगा। तो हाँ, ये खत है मिस्टर अजिक के लिए। खत को फोल्ड किया, विसल बजाया, आ गया वो स्केलेटन जो कि खत लेके जाता है, और इस बार वो क्लाइन को देख के जो है ना थोड़ा बाउ करता है, रेस्पेक्ट देता है, समझ रहे हो, एकदम ऐसे कर रहा है, बढ़िया बात है। क्लाइन ही बोलता है अब ये थोड़ा सुधर रहा है, नहीं तो बीच में बहुत रूड हो गया था, याद है ना रूड क्यों हुआ था। एनीवेज, क्लाइन यहाँ पे हारमोनिका भी लेके आया है, राइट। तो हारमोनिका क्यों लाया? ऑफ कोर्स मिस मैसेंजर को बुलाने। तो मिस मैसेंजर से वो किसको खत भिजवाने वाला है? फ्रैंक को। क्लाइन फ्रैंक को लिखता है खत में कि तुम जो ड्राइड मशरूम्स भेजे थे ना वो काफी अच्छे थे, तो क्या तुम्हारे पास और भी ड्राइड मशरूम्स हैं? और जो आइडिया मैंने तुम्हें पहले भेजा था, मतलब मशरूम को फ्लैश खिला के ग्रो करवाना एंड ऑल, तो क्या वो वाइबल है, पॉसिबल होगा? अगर रिसर्च के दौरान तुम्हें कोई डिफिकल्टी आए तो मुझे खत लिखना। तो ये मैसेज लिख के मिस मैसेंजर को देता है, कहता है कि आप फ्रैंकली को लोकेट कर सकती हो ना? मिस मैसेंजर कहती है हर एक हेड से, हाँ वही बंदा ना जो कि पेड़ लगाता है, पेड़ नहीं मशरूम लगाता है, हाँ वही बंदा, ठीक है, उसके पास लेटर पहुंचा दो। मिस मैसेंजर बोलती है ओके। तो ये सब करने के बाद क्लाइन थोड़ी देर इधर उधर करता है, एंड देन वॉल्टर आता है कहते हुए कि बॉडीगार्ड्स आपकी दोनों आ गई हैं, मैंने हायर भी कर लिया है, अब बस जो है ना उन दोनों को मैं चुपचाप काम पे लगा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा वो बॉडीगार्ड है, लगेगा सब कोई सर्वेंट है या समथिंग, घर में रहेंगी वो चुपचाप, बॉडीगार्ड आपको करेंगी। अब क्लाइन भी देखता है भाई कौन 2 बॉडीगार्ड्स है, और वो फोर्स को तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो मिस मैजिशियन है, द वर्ल्ड इज सो स्मॉल, मेरे ग्रे फॉग के लोग मेरे ही आसपास, मजेदार बात है। उधर शाओ फोर्स का जॉब तो पक्का हो गया है, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं उन लोग को, एंड वो लोग सोचते हैं कि यार ये ड्वेन डैंटिस जो इसका घर कितना मस्त है, ऐसा ही काश हमारा भी घर होता। एंड शाओ बोलती है कि बचपन में मेरा था ऐसा। शाओ का पूरा एक हिस्ट्री है उसके पापा का, क्या कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है कि कैसे कुछ हुआ था, बट हाँ वो एरिस्टोक्रेटिक में थे कहीं ना कहीं। एनीवे, शाओ फॉस यहाँ प्लान बनाती है कि कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, बेडरूम में छुप के रहेंगे, हमेशा ड्वेन डैंटिस के आसपास रहेंगे, कुछ भी होगा तो उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब ये लोग अच्छे से अपना काम कर रही थी। वैसे शाओ फॉस ये भी डिस्कस करती है कि कैसे ड्वेन डैंटिस बहुत हैंडसम है। लिटरली वो लोग ये बात कहती है कि ड्वेन डैंटिस के बारे में हमें पता चला कि बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट को लेके उसको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर हमें पता नहीं होता ना रीजन, तो हमें लगता कि कुछ लव कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ लड़कियां उसके ऊपर मर रही होंगी। समझ रहे हो बात? ड्वेन डैंटिस और मैं, हम लोग सेम लेवल पे हैंडसम है, तुम लोग एक लेवल नीचे हो। समझ रहे हो बात? नहीं ज़्यादा हो गया, मेरा शक्ल मेरे को पता है, औकात मेरे को अपना पता है, होपफुली तुम लोग को भी पता होगा। सब लोग अपना अपना लिख दो कौन से टीयर में तुम लोग बिलोंग करते हो। एस टीयर, ए बी सी डी एफ हो क्या मेरी तरह दिखने में? एफ हो नहीं हो ना, तो लिख दो कौन से टीयर में तुम अपने आप को सोचते हो।
और किस टीयर में हो वो अलग बात है। चलो फेस शेमिंग बहुत कर लिए, कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रोटेक्शन चालू है, ये लोग बातें कर रही है आपस में, ड्वेन डांटिस की लुक्स की भी बात हो रही है। लेकिन तभी क्लाइन के घर पे 4 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। क्यों आए हैं भैया पुलिस ऑफिसर्स? मिस्टर कॉरन नाम का जो बंदा था वो अपने आप को निपटा लिया। इनके साथ को याद नहीं मिस्टर कॉरन कौन है, तो याद रखना चाहिए। पहली बात नहीं याद है फिर भी बता देता हूं मैं कि इसी से क्लाइन जो है क्वाइम कंपनी का जो 3% शेयर्स था वो खरीदा था। अब मिस्टर कॉरन खुद के साथ तो ये किया ही गलत काम, मतलब समझ रहे हो ना। एंड वो एक विल भी छोड़ के गया है, काइंड ऑफ लेटर, जिसमें वो ड्वेन डांटिस पे इल्जाम लगाया है कि ड्वेन डांटिस जबरदस्ती उससे शेयर्स खरीदा, जबरदस्ती उसका शेयर्स बिकवाया क्वाइम कंपनी का। इनफैक्ट ड्वेन डांटिस उस बंदे को बहुत टॉर्चर किया, जिसके कारण वो बंदा सीवियर डिप्रेशन में चला गया था। इनफैक्ट मिस्टर कॉरन की जो फैमिली है वो उसके विल को, उसके इस लेटर को सपोर्ट भी करती है एंड वो लोग प्रूफ भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि बिजनेस में जब घुसा है अपना ड्वेन डांटिस तो लोग उसको फंसाना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम सब जानते हैं ड्वेन डांटिस आज तक किसी को ऐसे नहीं किया। एंड मिस्टर कॉरन, हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो जानबूझ के ऐसा किया होगा, क्योंकि अगर उसे सिर्फ ड्वेन डांटिस को फंसाना होता तो इतना स्ट्रॉन्ग केस उसे क्या बनाना है कि खुद को ही, समझ रहे हो बात? मतलब कोई तो और इन्वॉल्व है जो कि मिस्टर कॉरन से ऐसा करवाया है। आई गेस में भी स्पेक्टेटर पाथवे से होगा, वो लोग ये सब काम कर सकते हैं। वैसे क्लाइन का सबसे पहला शक जाता है सिंड्रस पे, क्योंकि सिंड्रस ही उससे मिलने आया था, 3% मांगा था, क्लाइन उसको नहीं दिया एंड अचानक अभी ये सारा कांड होने लग गया है। मतलब सिंड्रस थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया, क्लाइन उसको नहीं दिया 3% शेयर्स, तो अब वो मतलब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालो। क्लाइन को ये भी समझ आ गया था कि वो जो बैंकर है सिंड्रस, उसने काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। उसे पता है कि ड्वेन डांटिस का कनेक्शन चर्च ऑफ एवनाइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट और उसके बैकिंग फैक्शन से है। अगर वो डायरेक्टली उस पर अटैक करता तो अननेसेसरी ट्रबल अट्रैक्ट हो सकता था, इसलिए उसने एक इनडायरेक्ट तरीका चूज किया, ट्रांजैक्शन के दूसरे एंड पे अटैक करना, यानी कॉरन को टारगेट करना। ये मेथड ज्यादा सेफ था लेकिन उतना ही ट्रेचरस और रूथलेस भी था। क्लाइन को क्लियरली फील हुआ कि ये एक आम इंसान की जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वहां क्लाइन को पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस वाले कहते हैं चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वहां पे तुम्हारा बयान लिया जाएगा। इधर शाओ ऑफ फोर्स थी, वो लोग भी बिल्डिंग में जो है ना, मतलब दूसरे रूम से ऐसे कान लगा के सुन रही थी। पता है ना, फोर्स तो गेट कहीं भी खोल सकती है। और ये लोग सोच रही है कि हम लोग प्रोटेक्शन करें या ना करें ड्वेन डांटिस का, बिकॉज प्रोटेक्शन हमें करना है। लेकिन जब ऑफिशियल पुलिस आ गई है तो क्या उस केस में प्रोटेक्शन करना है? पुलिस से लड़ जाए हम लोग? नहीं नहीं, पुलिस से तो नहीं लड़ सकते। अब इसी बीच क्लाइन एक और बात सोचता है। देखो, बैरन सिंड्रस जो है वो काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है बैकलैंड के अंदर एंड ही इज क्वाइट पावरफुल पर्सन, तो उसके पास और भी तरीका होगा क्लाइन, मतलब ड्वेन डांटिस से डील करने का। देखा जाए तो ड्वेन डांटिस कुछ 2 महीने पहले आया है बैकलैंड के अंदर, 2-3 महीना हुआ है उसको। एक नया नोबेल है, नोबेल भी नहीं है, एक नया मतलब टाइकून है हम कह सकते हैं। तो फिर मतलब ऐसा एक्सट्रीम स्टेप सिंड्रस क्यों उठाएगा? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद सिंड्रस ऐसा किया ही ना हो। सिंड्रस के पास और भी तरीके होते ड्वेन डांटिस से डील करने के। क्लाइन ये भी समझ रहा था कि हाई सोसाइटी का मेंबर होने के नाते सिंड्रस को बियॉन्ड द पावर्स का भी आइडिया तो होगा ही। उसे पता होगा कि असली मर्डर तक पहुंचने के काफी अजीब और पावरफुल तरीके होते हैं। जब तक वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो, किसी पर मर्डर का इल्जाम थोपना सबसे बेकार चॉइस होती है। क्लाइन ने ये भी एनालाइज किया कि अगर सिंड्रस चाहता तो वो अपनी अथॉरिटी का यूज करके ऑफिशियल बियॉन्डर्स की इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर सकता था। ये काफी सिंपल और इफेक्टिव होता किसी इनडायरेक्ट ट्रैप से। और चाहे सिंड्रस को अभी ये ना पता हो कि क्लाइन मिलिट्री के साथ काम करने वाला है, फिर भी उसे क्लाइन का कनेक्शन चर्च ऑफ एवनाइट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट से तो पता ही होगा। ऐसे में वो इतना सीधा और रेकलेस स्टेप नहीं लेता। और अगर उसे 3% के लिए क्लाइन को खत्म ही करना होता तो ये काम वो पहले भी कर सकता था। तो लग नहीं रहा सिंड्रस ये स्टेप लिया है, कोई और लिया है और ऐसा मतलब लगवाना चाह रहा है ड्वेन डांटिस को कि ड्वेन डांटिस सोचे कि ये काम सिंड्रस किया है। तो हाँ, एक चीज तो समझ में आ गया कि सिंड्रस नहीं किया ये काम, कोई और किया है। ऐसे में क्लाइन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वॉल्टर को कह देता है कि बेटा मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन, तुम 2 काम कर दो। पहला, बैरन सिंड्रस से मिलना, उसे बताना कि कोई उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। वो रिसेंटली उसका गेस्ट था, उसने शेयर्स के लिए थ्रेट भी दिया था। उसके बाद ही मिस्टर कॉरन की मौत हुई है, इसलिए सस्पेशन नेचुरली बैरन सिंड्रस पे ही आएगा। और क्लाइन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि क्लाइन एक जेंटलमैन है, तो बैरन सिंड्रस को वार्न करना चाहता है, क्योंकि ये अटैक भले लग रहा है क्लाइन पे लेकिन शायद बैरन सिंड्रस पे हो। और दूसरा काम ये करना है वॉल्टर को कि वो जो है लॉयर है अपने ड्वेन डांटिस का, उसको पुलिस स्टेशन भेजे, क्योंकि बिना लॉयर के ड्वेन डांटिस अपना मुंह नहीं खोलेगा पुलिस स्टेशन में। अब ड्वेन डांटिस की बात सुन के पुलिस, देन जो उसके वॉल्टर हैं, शाओ फोर्स, सब लोग शॉक में थे, क्योंकि ये बैरन सिंड्रस को बचा रहा था। क्योंकि सबका सोच यही था कि बैरन सिंड्रस ही ये काम किया है क्लाइन के साथ, लेकिन क्लाइन तो उसी को बचा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्लाइन एक कदम आगे सोचता है। देखिए कैसे वो डिकोड ऑलरेडी कर लिया है कि बैरन सिंड्रस एक्चुअली में उसको नहीं फंसाया है। एनीवेज, क्लाइन पहुंचा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू, लेकिन क्लाइन अपना मुंह नहीं खोला तब तक जब तक उसका लॉयर नहीं
नहीं आया। तभी एक पुलिस वाला आता है, क्लाइंट से कहता है कि आपकी बेल हो गई है। एक कोई जेंटलमैन है, अमीर आदमी नोबेल, वो आया और वो गारंटी भी लिया है आपका, एंड उसी बेसिस पे बेल का पैसा भी आपका भर दिया है। कौन किया ऐसा? बैरन सिंड्रस। जी हाँ दोस्तों, सिंड्रस एक्चुअली में आके क्लाइंट को मतलब छुड़वा लिया पुलिस स्टेशन से। अब पुलिस स्टेशन से क्लाइंट निकल रहा है, वहां बैरन सिंड्रस को देखता है। ये लोग उसके मतलब उसमें बैठते हैं कैरेज में और डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंड्रस क्लाइंट मोरेटी यानी ड्वेन डांटिस को प्रेज करता है कि तुम्हारा जो दिमाग काम किया ना इस सिचुएशन में वो काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है? सब क्लूज तो कहते हैं कि मैं ही तुम्हें फंसा रहा हूंगा। इसमें क्लाइंट कहता है कि देखो भैया, मैं जानता हूं आप कितने अमीर इंसान हो और आपके पास और भी बहुत मेथड्स है मुझे फंसाने का, तो आप इतना रूथलेस और इनडायरेक्ट मेथड तो नहीं यूज करोगे जिसमें आप खुद भी फंस सकते हो। सिंड्रस कहता है हाँ वैसे मैं तुम्हें फंसाने का प्लान कर रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं। यहाँ तुम दिमाग ठीक लगाए हो ड्वेन डांटिस। तो सिंड्रस ड्वेन डांटिस को कैसे फंसाता? अगर सिंड्रस फंसाता तो वेल सिंड्रस कहता है कि मैं जो है ना डिफरेंट सोशल गैदरिंग्स में 3-4 औरतों को भेजता जो कि वहां तमाशा करती, ये कहते हुए कि ये बंदा मेरे शरीर के साथ खेला है, मेरे मन के साथ खेला है, शरीर के साथ। समझ रहे हो? गंदी गंदी चीज किया है ड्वेन डांटिस मेरे साथ। इनफैक्ट कुछ बच्चों को भी भेज देता जो कि ड्वेन डांटिस को पापा पापा कहने लगते हैं। देन कुछ और लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि ड्वेन डांटिस जो है ना उनकी बीवियों को फंसाता है, उनकी शादी को बर्बाद कर देता है। अब इस तरह का इल्जाम जब ड्वेन डांटिस पे डिफरेंट जगह पे लगता बार बार, तो जितने भी लोग उसके करीब हैं, नोबेल्स हैं, मिलिट्री वाले हैं, चर्च, वो सब लोग ड्वेन डांटिस से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। क्योंकि मैरिज और फैमिली और डिसेंट इंसान को सब लोग प्रेज करते हैं, लेकिन इनडिसेंट इंसान हो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। चर्च भी चाहती है, शादी वादी वगैरह में बिलीव करती है, राइट? तो सब ड्वेन डांटिस को छोड़ देते, ड्वेन डांटिस अकेला हो जाता, नोबेल्स के बीच अपना ओहदा नहीं बढ़ा पाता, और ऐसे में फाइनली ड्वेन डांटिस को सिंड्रस का डील एक्सेप्ट करना पड़ता। जैसे ही ड्वेन डांटिस उसका डील एक्सेप्ट करता, सिंड्रस फिर जाके सभी को बोल देता कि नहीं, ड्वेन डांटिस ऐसा कुछ नहीं किया है, अपने ऊपर गारंटी लेता, एंड जो लोग भी ऐसा उसको फंसा रहे थे उसी के लोग थे, उन लोगों को फंसवा देता बोल के कि लोग झूठ बोल रहे थे। तो इस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिक्स में चीजें होती हैं मित्रों, इस तरह से चीजें डील की जाती है। आजकल जो पेड पीआर चलता है, नेगेटिव पीआर चलता है, ये सब पहले भी होता था। समझ रहे हो बात? तो सिंड्रस के पास अच्छा उपाय था, वो ड्वेन डांटिस के रेपुटेशन पे हर्ट करता और जो उसको शेयर्स चाहिए थे वो ले सकता था। इनफैक्ट वो प्लान भी कर रहा था ऐसा, लेकिन किसी और इंसान को खत्म करवा देना ताकि वो ड्वेन डांटिस को फंसा सके, दिस इज नॉट द राइट मूव। ये काम सिंड्रस का नहीं है। एनीवेज क्लाइंट वापस अपने पॉइंट पे आता है, मतलब वो दूसरा पॉइंट बेसिकली बताता है कि कैसे वो समझा कि सिंड्रस एक्चुअली उसको नहीं फंसाया है। देखो, अगर बैरन सिंड्रस को सच में वो 3% शेयर्स चाहिए होते तो पैसों के मामले में वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो मिस्टर कॉरन को फोर्स करना ज्यादा सेंसिबल होता, ना कि डील कंप्लीट होने के बाद उसे खत्म करना। मतलब सिंड्रस मिस्टर कॉरन को ही ज्यादा पैसा ऑफर करके खरीद सकता था पहले ही शेयर्स को। इस पे सिंड्रस कहता है कि बेटा मैं एक्चुअली में बहुत बुरी तरह चाहता हूं, यहां तुम गलत हो गए, मुझे चाहिए वो 3% और मैंने मिस्टर कॉरन को ऑफर भी किया था बहुत बड़ा अमाउंट, बट फॉर सम रीजन वो नहीं बेचा मुझे। इनफैक्ट वो तुरंत डिसीजन लिया और ड्वेन डांटिस को शेयर्स बेच दिया था। तो ये एक बहुत अजीब बात थी और क्लाइंट को भी ये सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगता है। एनीवेज बात करते करते ये लोग ड्वेन डांटिस के घर पहुंच जाते हैं, जहां सिंड्रस ड्वेन डांटिस को छोड़ता है, और सिंड्रस के जाने के बाद क्लाइंट के दिमाग में काफी बातें चलने लग जाती है। देखो, सिंड्रस के हिसाब से क्वाइम कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन अभी के टाइम पे उसकी वैल्यू सिर्फ बैकलैंड तक लिमिटेड है। काफी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि एक पावरफुल बैंकर इसके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाए। अगर डील फेल भी हो जाती तो बस प्रॉफिट का डिफरेंस होता, कोई रियल लॉस नहीं होता। सेलर कॉरन के लिए भी ये नॉर्मल बात थी कि वो प्रेशर में आकर अपना शेयर्स बेचना चाहता हो, और ये भी नॉर्मल था कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के मनी बैग्स बैरन सिंड्रस को अवॉइड करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बिजनेसमैन यूजुअली हाई ऑफर लेने की कोशिश करता है, स्पेशली जब डील इतनी क्रिटिकल ना हो। फिर भी कॉरन ने जानबूझकर जल्दी में ड्वेन डांटिस के साथ डील क्लोज कर ली बिना सिंड्रस का फाइनल ऑफर सुने। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसे से नफरत हो या कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्सट्रीम बायस हो जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से मैच नहीं करता। इससे क्लाइंट को लगा कि कोई तीसरा इंसान सिंड्रस को फोर्स कर रहा है और किसी ने केयरफुली ट्रैप को डिजाइन किया है, मतलब कॉरन के 3% शेयर्स को बेट बनाकर और ड्वेन को कवर बनाकर सिंड्रस को फंसाने के लिए। क्लाइंट ने अंदाजा लगाया कि अगर उसने उस रात प्रॉब्लम नोटिस नहीं की होती और सिंड्रस को वार्न नहीं किया होता तो आगे चलकर सारी एविडेंस उसके खिलाफ बन जाती। जब मिलिट्री या चर्च ऑफ एवनाइट इन्वॉल्व होती तो सिचुएशन ट्विस्ट हो जाती और ब्लेम सीधा सिंड्रस पर आ जाता। इस प्रोसेस में अगर सिंड्रस ने थोड़ा भी गलत जजमेंट लिया होता तो वो ड्वेन को भी मास्टरमाइंड का अकॉम्प्लिस समझ लेता और अग्रेसिवली रिएक्ट करता, जो सीधा उसकी बर्बादी का रीजन बन सकता था। तो मास्टरमाइंड कोई और है जो कि सिंड्रस को फंसाना
चाह रहा है, ड्वेन डांटिस बस बीच में है। यही सब होता है दोस्तों जब आप बिजनेस के बीच में फंस जाते हो। और ऐसे में अब क्लाइंट सोचने लग गया था कि मास्टरमाइंड आखिर इन सारी चीजों का है कौन। क्लाइंट ये तक कंक्लूड करता है कि मैम मेरी नहीं हो सकती मास्टरमाइंड, उनको खुद नहीं पता होगा असली सच, उनको भी कोई पॉन की तरह यूज कर रहा है, चेस चल रहा है इधर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैम मेरी क्वाइम कंपनी पे कहीं ना कहीं कंट्रोल तो रखना चाहती है। क्लाइंट के दिमाग में अलग अलग चीजें कनेक्ट होने लगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, न्यू पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, बैंकर्स, एक्विजिशन, फ्रेमिंग, और उसे बैकलाइन के सरफेस के नीचे चल रही डेंजरस हलचल का एहसास हुआ। ये सब पॉलिटिक्स काफी टाइम से चल रहा है और हो सकता है ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलाइन जो था वो इसका एक्सटेंशन हो। और इस सब को सोच के क्लाइंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आया, रिवॉल्यूशन। मतलब कि अब कुछ बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है जो कि हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। चीजें बड़ी होने वाली है क्लाइंट के लेवल के ऊपर की, और क्लाइंट को अगर इसमें अपने हाथ गंदे करने हैं तो पूरी तरह से घुसना होगा या फिर निकल ही जाए। क्लाइंट सोचता नहीं अभी मैं इस सब में नहीं घुस सकता, क्योंकि मेरा मतलब क्लाइंट का जो मेन मोटो है वो है ग्रेट स्मॉग में मतलब कौन कौन लोग थे अपर लेवल के उनको निकालना। अब तक नहीं पता चला है कि ये किसका कांड था पूरा, मतलब जो लोग किए थे पेनियाटा एंड पेनेटिया एंड ऑल दैट मिस्टर ये सब वो हमें पता है, लेकिन कौन करवा रहा था ये तो नहीं पता ना। तो क्लाइंट डिसाइड करता है कि नहीं इस मैटर से वो निकलेगा, ठीक है, वो अपना दूसरा काम करेगा। और जहां तक बात सेंटर्स की है तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ जुड़ा है, उसके पास पैसा है, पावर है, वो अपने आप को इन चीजों से बचा लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मित्रों यही है कि क्लाइंट खुद को इस सिचुएशन से कैसे निकाले। लिटरली उसके पास 3% ऑफ शेयर्स है ना क्वाइम कंपनी की, लेके बैठा हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग उसको टारगेट तो करेंगे ही। हाँ, मैम मेरी को बेच सकता है क्लाइंट, ये मतलब जो कि वो प्रॉमिस भी किया था मैम मेरी उसे खरीदेगी, लेकिन मैम मेरी के पास अभी फंड्स नहीं है, नहीं बेच सकता। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या मित्रों। तभी क्लाइंट के दिमाग में एक प्लान बनने लगा। अब ये प्लान क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी ही देर बाद बताऊंगा, बाद में बताता हूं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं शाओ और फोर्स के बारे में। तो शाओ और फोर्स बाहर थी, बॉडीगार्ड वाला काम कर रही थी, एंड उन्हें फील होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे ब्लैक मैजिक कोई तो कर रहा है। ऑफ कोर्स ये वॉल्टर के रूम से आ रही थी, एंड वो लोग समझ जाती है कि वॉल्टर कुछ कर रहा है ब्लैक मैजिक, लेकिन कुछ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा, अपने आप चुपचाप कुछ तो कर रहा है। अब ये लोग सोचते हैं ये बात ड्वेन डांटिस को बताई जाए या ना बताई जाए, तो दे डिसाइड कि 3 दिन और हैं, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये वॉल्टर क्या करता है। जाने से पहले ड्वेन डांटिस को बस खबर दे के निकल जाएंगे कि आपके घर में जो आपका है ना वॉल्टर, अब वो ब्लैक मैजिक वगैरह में इन्वॉल्व है। और ये दोनों सोचने में लगती है कि इतना हैंडसम सा बंदा है ड्वेन डांटिस, इतना अमीर है, लेकिन लाइफ देखो बिल्कुल अकेला है, बिजनेस में लोगों से फंसा रहे हैं, उसके घर में जो लोग काम करते हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं, सब उसको बस बेवकूफ बना रहे हैं। कितना बेचारा आदमी है। अरे मैडम मिस्टर फूल है, ये बेचारे नहीं है, इनको सब पता है। वहीं अगर क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट के मन में एक प्लान तो बन गया है कि वो 3% क्वाइम कंपनी के शेयर का क्या करेगा। वेल चलो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, मैं बताता हूं प्लान क्या है। सुबह सुबह क्लाइंट पहुंच जाता है बिशप इलेक्ट्रा के पास, मतलब कैथीड्रल पहुंच गया है क्लाइंट, और यहां वो सीधा बिशप इलेक्ट्रा से क्या बात कर रहा है मैं आपको बताता हूं। ड्वेन डांटिस कहता है कि रिसेंटली वो कुछ ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व हुआ था जिससे उसे अपनी असली आप का एहसास हुआ, मतलब अपने आप का। इलेक्ट्रा के पूछने का वेट किए बिना उसने आगे बताया कि वो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है जो गरीबों की मदद करे, ताकि उन्हें चर्च ऑफ एवनाइट के थ्रू हेल्प मिल सके, राइट। इस प्रोसेस के लिए वो अपने पास क्वाइम कंपनी के शेयर्स हैं ना जितने भी, उन्हें इस फाउंडेशन में डाल देगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले फंड से इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा सके। मतलब डोनेट कर रहा है वो भी चर्च को। इससे बढ़िया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब नाम हो जाएगा क्लाइंट का। बिशप इलेक्ट्रा को भी पता था कि भैया क्वाइम कंपनी का 3% शेयर मतलब कम से कम 10,000 पाउंड तो होगा, और सिर्फ 10,000 नहीं, उसके फ्यूचर रिटर्न्स भी बहुत वैल्यूएबल है, उसका पैसा बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि कम होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। और ये बात पूरे बैकलैंड में फैल जाएगी कि ड्वेन डांटिस एक्चुअली में अपना 3% डोनेट कर दिया। वाह वाह हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, सब लोग जय ड्वेन डांटिस बोलने लगेंगे। पूरे चर्च में भी इतनी बड़ी डोनेशन बहुत ज्यादा रेयर होती है। हाँ, कई लोग अपने विल में लिख देते हैं कि मेरा सारा सामान चर्च को चला जाएगा, तो वो तो खत्म होने के बाद ना डोनेशन करना, जिंदा रहते ना भाई ना, इतना बड़ा डोनेशन कोई नहीं करता। ड्वेन डांटिस से बड़ा इंसान इस पूरे बैकलैंड में कोई नहीं रहेगा। नाम में ऐसे में तो बहुत लोग बड़े हैं, हॉल फैमिली को ही पकड़ लो, ऑड्री हॉल वाले बहुत अमीर है वो लोग, लेकिन नाम हो जाएगा ड्वेन डांटिस का। समझ रहे हो बात? दिमाग देखो बंदे का। लेकिन हाँ, इसके लिए इतने सारे पैसे क्लाइंट के पानी में चले गए, डोनेशन हो गया, बट ठीक है, गॉडेस के लिए कर दिया हमने डोनेट, लोगों की मदद हो जाएगी, अच्छी बात है। इलेक्ट्रा ड्वेन डांटिस को प्रेज करना शुरू करता है कि आप कैसा इंसान कोई नहीं है। वैसे इलेक्ट्रा कहता है कि अपने औकात से बाहर चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, बट ड्वेन डांटिस कहता है नहीं, मुझे करना है। मुझे पता है कि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे को इससे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं इस पैसे को डोनेट ही करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बिशप इलेक्ट्रा, और कहते हैं ड्वेन डांटिस को, गॉडेस आपको देख रही है, प्रेज द लेडी, वो आप पे नजर रखेंगी। अब वो कह रहे हैं प्रेज द लेडी, मैं तो कर रहा हूँ प्रेज द फूल। फिर इलेक्ट्रा ने बताया कि वो इस मैटर को अपने सुपीरियर तक रिपोर्ट करेगा और फाउंडेशन के लिए एक चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा, जहां अलग अलग डोमेन्स के बिलीवर्स इंक्लूडिंग पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स उनके फैमिली को इन्वाइट किया जाएगा। इलेक्ट्रा को भी पता था कि ड्वेन डांटिस हाई सोसाइटी में एंटर करना चाहता है, बड़े लोगों से मिलना चाहता
चाहता है, तो इतना बड़ा डोनेशन करेगा, उसकी एक पार्टी रखते हैं एक चैरिटी फाउंडेशन की, और उसमें जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं बैकलैंड से सबको बुलाया जाएगा, सबको आना भी होगा। समझ रहे हो बात? और इस तरह से ड्वेन डांटिस का ना सिर्फ नाम होगा बल्कि वो हाई सोसाइटी में इंटर भी कर जाएगा। एक तीर से 3 निशाने, नाम हुआ अलग, हाई सोसाइटी में एंटर कर गए अलग, और जो 3% क्वाइम कंपनी के शेयर को लेके जो इतनी पॉलिटिक्स चल रही थी, इससे बाहर निकल गया ड्वेन डांटिस। समझ रहे हो? ऐसे चलाई जाती है तीर। दूसरी तरफ क्लाइन मोरेटी जो खत लिखा था ना फ्रैंकली को, वो भैया उसको मिल जाता है, एंड फ्रैंकली वाज वेरी हैप्पी कि क्लाइन को उसका इनिशियल जो मशरूम्स भेजा था वो पसंद आया। फ्रैंक कहता है कि वो पूरी तरह से अपने बॉडी माइंड सबसे सिर्फ मशरूम वाले एक्सपेरिमेंट में लग गया है। हालांकि नीना जो है ना उसके शिप पे, वो उसकी ज्यादातर मशरूम्स को जला दी है, लेकिन फिर भी फ्रैंक अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है मशरूम्स पे। इनफैक्ट वो 3 तरह के नए मशरूम्स डेवलप भी किया है। पहला टाइप का मशरूम है जो फ्लैश और ब्लड पे ग्रो करता है, और उसके 3 वेरिएंट्स हैं। पहला व्हीट के साथ क्रॉस ब्रीड है जिसे पाउडर बनाकर ब्रेड में यूज किया जा सकता है। दूसरा मिल्क के साथ मिक्स होने वाली प्रॉपर्टी रखता है जिससे डायरेक्टली दूध निकाला जा सकता है। और तीसरा फिश के साथ क्रॉस ब्रीड है जिसका टेस्ट फ्रेश है और टेक्सचर थिक मीट जैसा है। अब फ्रैंक वार्न करता है कि इन्हें रॉ नहीं खाना है मित्रों, इन्हें कम से कम गर्म पानी में, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस का मान के चलो गर्म पानी है, उसमें 5 मिनट तक गर्म करना है, फिर ही कंजम्पशन के लिए ये सेफ होगा, वरना ये अपनी लिविंग प्रॉपर्टीज के साथ आसपास के फ्लैश और ब्लड को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। वो ये भी बोलता है कि नॉर्मल फ्लैश और मॉन्स्टर फ्लैश में फर्क नहीं कर पाते और मॉन्स्टर फ्लैश को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से टॉक्सिसिटी और मैडनेस एक्यूमुलेट होती रहती है। उसका मानना है कि अलग अलग मॉन्स्टर फ्लैश के साथ ये अलग म्यूटेशंस डेवलप कर सकते हैं और अलग टाइप्स के डेंजर्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन वो इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाया है क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर कॉर्प्सेस की कमी है। अगर कभी एडवेंचर में गर्मिन स्पैरो को ऐसा कुछ मिलता है तो यहाँ फ्रैंकली रिक्वेस्ट करता है कि गर्मिन स्पैरो से थोड़ा सा सैंपल भेज दे, क्योंकि उसे सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी चाहिए टेस्ट करने के लिए। अंत में फ्रैंकली कहता है कि और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सब कुछ मैं टेस्ट नहीं किया हूं, तो गर्मिन स्पैरो अपने एंड पे इन मशरूम्स को टेस्ट कर सकता है। तो हाँ, ये 3 मशरूम्स, साथ ही जो ये लेटर लिखा है फ्रैंकली, वो कहीं ना कहीं गर्मिन स्पैरो को भिजवा देता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑड्री, वो बना चुकी है हिप्नोटिस्ट का पोशन फॉर्मूला। जी हाँ, ऑड्री अब बनेगी सीक्वेंस 6 की हिप्नोटिस्ट, और जब पोशन बन ही गया है तो पी लिया जाए, घटक पी गई, और उस पर उसका सोल बॉडी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एथर बॉडी उसके बॉडी ऑफ हर्ट एंड माइंड में अब्सॉर्ब और असिमिलेट हो रहे थे। पूरी की पूरी वो ऐसे रूप में बदल गई जैसे सिर्फ शुद्ध विचारों का संगम हो। कैसे लगी मेरी हिंदी? मतलब ये प्योर जो थिंकिंग होती है ना, वैसा कुछ। उसने एक बेइंतहा सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है ना, उसको महसूस किया जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है, और साथ ही उसने उसके विपरीत खड़े स्पिरिचुअलिटी के आसमान को भी महसूस किया। और पूरी तरह से नहीं होता लूज कंट्रोल वाला सिचुएशन वैसा आता है ऑड्री का, लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं ये लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इनफैक्ट ये पोशन कंज्यूम करने से पहले भी ऑड्री खुद पे प्लसेट मार के खुद को शांत तो कर ही ली थी। तो हाँ, ऑड्री कहीं ना कहीं शांत हो गई है और अब वो बन गई है सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट। अब आप पूछोगे सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट बन ही गई है तो एडिशनल क्या पावर्स मिले? सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा एनहांसमेंट आ गया है, चाहे स्ट्रेंथ हो या एजिलिटी, दोनों ही एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा हो गए थे। साथ ही वो अपने स्किन पर एक स्केल्स जैसी लेयर बना सकती थी जो डैमेज को काफी हद तक रेजिस्ट और रिड्यूस कर देती है। दूसरा चेंज साइकोलॉजिकल क्यू में आया था जो अब एक तरह का हिप्नोसिस बन गया था, लेकिन ऑफ कोर्स नॉन कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए ही। जब तक वो किसी टारगेट का फोकस किसी चीज पर ला सके, ऑड्री उसके बॉडी ऑफ हर्ट एंड माइंड का डोर खोल सकती है और डायरेक्टली उसके कॉन्शियस को ऑल्टर करके सब कॉन्शियस को इफेक्ट कर सकती थी। इस तरह टारगेट को पता भी नहीं चलता कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसे एक्शंस ले रहा है जो उसकी असली इंटेंशन से मैच नहीं करते। शॉर्ट में बोला जाए तो ऑड्री आपसे कुछ भी करवा सकती है, समझ रहे हो, बिना आपको पता चले। लेकिन अगर ऑड्री का अरेंजमेंट डायरेक्टली टारगेट की लाइफ को हार्म करता या किसी ऐसी चीज को अफेक्ट करता जिसे वो अंदर से बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो टारगेट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर सकता है और हिप्नोसिस फेल हो सकता है। इसी तरह अगर टारगेट का सोल स्ट्रॉन्ग हो और उसका माइंड स्टेबल हो तो वो इस हिप्नोसिस को कुछ हद तक रेजिस्ट भी कर सकता है। अब ऑड्री को जो तीसरी एबिलिटी मिल रही थी वो थी बैटल हिप्नोटिज्म। इसमें ऑड्री किसी भी एनिमी को फोर्सफुली हिप्नोटाइज कर सकती है और हिप्नोसिस के बाद वो कुछ एबनॉर्मल काम करेगा, जैसे अपने ही कंपेनियंस पे अटैक कर देगा या फिर ऑड्री को, मतलब जो भी उसको हिप्नोटाइज किया उसको कंप्लीटली अवॉइड करेगा। बट ध्यान रहे, ये जो हिप्नोसिस है वो काइंड ऑफ थोड़ी देर के लिए ही होता है। इनफैक्ट टारगेट जल्दी होश में आ जाएगा और उसको समझ भी आ जाएगा कि भैया कुछ तो गलत हुआ है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप हिप्नोसिस करके किसी टारगेट को कहोगे भैया जाओ खुद को
कर लो, नहीं नहीं इतना भी आप नहीं कर पाओगे, एक लिमिट है आप उसको कितना पुश कर सकते हो। फोर्थ एबिलिटी थी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। इसमें वो टारगेट के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड पर कंट्रोल करके अपने आप को उसके कॉन्शियसनेस के ब्लाइंड स्पॉट में रख सकती थी। रिजल्ट ये होगा कि ऑड्री का जो टारगेट होगा उसके सामने भी ऑड्री खड़ी होगी ना, तो भी वो समहाउ ऑड्री को नोटिस ही नहीं कर पाएगा, एज इफ वो इनविजिबल हो। है नहीं इनविजिबल, जस्ट वो नोटिस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात? तो हाँ, ये सब ऑड्री की नई पावर्स है। जैसा मैंने आप सबको बताया हुआ था एक शॉर्ट्स में कि अगर मैं चूज करता तो भैया मैं स्पेक्टेटर पाथवे ही चूज करता। आई एग्री कि इसमें ऑफेंसिव वाली एबिलिटीज नहीं है ज्यादा, मतलब आप किसी पे अटैक नहीं कर सकते एकदम ना फिजिकल ब्रूट फोर्स, वैसा नहीं है स्पेक्टेटर के अंदर, लेकिन माइंड के साथ बढ़िया खेल सकते हैं हम इसमें। और मेरे को माइंड के साथ ही खेलने में मजा आता है। मतलब आई नो मेरे को बहुत ताकत है, बहुत मेरे बाइसेप्स वगैरह हैं, जोक है ये सब, बट स्टिल माइंड से लड़ने में जो मजा है ना वो फिजिकल लड़ाई में नहीं है। कि नहीं बात? वैसे आप बताना आपको कौन सा पाथवे पसंद है। हम वीडियो पे वापस आते हैं क्योंकि अब एनी जो है ऑड्री की जो मतलब मेड है काइंड ऑफ, वो आती है ऑड्री को बताती है कि उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। कैसी पार्टी? वेल, चर्च पार्टी रखी है, सैटरडे को जाना होगा, वहां सब लोग जा रहे हैं, मतलब हॉल फैमिली के भी कई लोग हैं। लिटरली ऑड्री के पिता भाई लोगों को भी इनवाइट किया गया है, वो सब भी जाने वाले हैं क्योंकि ये पार्टी ही वैसी है। एक्चुअली में एक चैरिटी पार्टी है चर्च की तरफ से, चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस। कैसी चैरिटी पार्टी? अरे वही चैरिटी पार्टी जो कि अपना ड्वेन डांटिस को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है, चैरिटेबल फंड को बनाने के लिए। याद है ना, ड्वेन डांटिस डोनेट कर दिया था अपना 3% कॉइन कंपनी का जो शेयर्स थे उसके पास, सारा उसने डोनेट कर दिया था। तो उसी के लिए ये पार्टी है जिसमें शहर के जितने भी एवनाइट गॉडेस के बिलीवर्स हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, सब लोग आ रहे हैं। तो ऑड्री हॉल का भी जाना बनता है। ऑड्री कहती है बिल्कुल मैं भी जाऊंगी इस पार्टी में, देखते हैं भैया क्या होता है पार्टी के अंदर। अब पार्टी तो सैटरडे को है, लेकिन आज क्या हो रहा है? वेल, आज अगर आपको याद हो तो इंटिस का जो सरेंजो रेस्टोरेंट था उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्वेन डांटिस मिलने वाला था मैट की फैमिली से। मतलब मैट होगी, हेजल होगी और मैट की बीवी, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था वो भी होगी। और अगर ड्वेन डांटिस वहां जा रहा है डिनर करने मैट की फैमिली के साथ, तो ऑफ कोर्स शाओ एंड फॉज जो कि अभी फिलहाल उसकी बॉडीगार्ड है, वो भी छुप के जा ही रही है। शाओ फॉज यहां डिस्कस कर रही है कि ये ड्वेन डांटिस बंदा कितना अमीर है, मतलब 3% कॉइन कंपनी का शेयर सीधा डोनेट कर दिया। अरे भैया हमें दे देता 12-13 हजार पाउंड, हमें मिल जाते। जो भी हो, यहाँ पे ड्वेन डांटिस और मैट की जो फैमिली है ये लोग मस्त डिनर वगैरह कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में। और तब ही आता है अपने क्लाइंट मोरेटी को लेटर। किसका लेटर? फ्रैंकली का। तो ऑफ कोर्स मैसेंजर आया है तो थोड़ा सा हलचल तो होता है। जो लोग बियॉन्ड है फील कर पाते हैं इस बात को, शाओ भी फील कर पाती है इस बात को, लेकिन वो पिन पॉइंट नहीं कर पाती कि आखिर क्या हुआ यहाँ, कुछ तो हुआ समझ नहीं आया। और ड्वेन डांटिस अपना तेज है, जल्दी से तुरंत लेटर खिसकाता है, ऐसे हल्का सा ले लेता है और पॉकेट में रख लेता है। बाद में पढ़ूंगा भैया फ्रैंकली इस लेटर के अंदर क्या क्या भेजा है और क्या लिखा है। वहां डिनर आराम से चल रहा है। मैट है, हेजल है, मैट की बीवी, अगेन नाम भूल गया, रियाना कुछ ऐसा ही नाम है, वो भी रहती है और अपना ड्वेन डांटिस है। और डिनर के दौरान 2 बार ड्वेन डांटिस वॉशरूम गया। एक बार तो ऑफ कोर्स उसको वॉशरूम लगी थी इसलिए गया, और दूसरी बार उसको कुछ चेक करना रहता है ना, तो इस सिलसिले में गया। एंड जो भी वहां शाओ फॉर्स या जो भी लोग थे वो सोच रहे थे कि ड्वेन डांटिस में हर कुछ अच्छा है, लेकिन इसका कुछ तो किडनी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, वॉशरूम बढ़ा जाता है। अब इन्हें कैसे बताएं कि वॉशरूम वो जाता है ग्रे फॉक्स से कनेक्ट होने के लिए और अपने छोटे मोटे काम निपटाने के लिए, है कि नहीं? एनीवेज, यहाँ पे मैट फैमिली से इसलिए ड्वेन डांटिस मिल रहा था क्योंकि ड्वेन डांटिस मैट को बताना चाहता था बेसिकली कि आप जो मेरे को डील दिलवा रहे थे आर्म्स वाला, मैं उस डील को लेने के लिए तैयार हूं। और वो ये मिस्टर मैट से कह भी देता है। एंड मैट कहते हैं कि तुम कितने पैसे लिक्विड में है तुम्हारे पास जो कि तुम इंस्टेंटली दे सकते हो, क्योंकि आर्म्स खरीदने के लिए इनिशियली तुम्हें पैसे लगाने होंगे ना। ड्वेन डांटिस कहता है मैं 20,000 पाउंड अभी के अभी दे सकता हूं, लिक्विड में है मेरे पास। मैट वाज लाइक वाह, तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा पैसा है कंसिडरिंग कि तुम अभी 10-12 हजार पता नहीं जितना में भी 3% कॉइन कंपनी का शेयर्स खरीदे हो। वैसे वो भी बेच के तुम पैसा बना सकते हो, ले सकते हो अच्छा खासा इस डील में डालने के लिए। इस पे ड्वेन डांटिस वाज लाइक नहीं, वो पैसा मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी चर्च को पूरी तरह से डोनेट कर दिया। और ये सुन के रियाना, हेजल, मैट तीनों दे वर सरप्राइज्ड कि भाई ये बंदा क्या चीज है, इतना बड़ा अमाउंट तो हम भी डोनेट नहीं करेंगे चर्च को, और ये बंदा बिना सोचे डोनेट कर रहा है। प्रेज द लेडी भाई, प्रेज द लेडी। लेकिन हम बोलेंगे प्रेज मिस्टर फूल, क्योंकि ये सब काम अपने ड्वेन डांटिस कर रहे हैं। वो लोग क्लियरली कहते हैं कि ड्वेन डांटिस बहुत अच्छा आदमी है, मतलब ऐसे आदमी से वो लोग मिले नहीं थे। और क्लाइंट भी कहता है कि मैं गॉडेस को इसलिए डोनेट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं गॉडेस को नहीं मानता तो सदर्न कंटिनेंट में मैं बच नहीं पाता। गॉडेस ही मेरी जान बचाई है, उनका ही ब्लेसिंग था।
मतलब इधर उधर की फालतू बातें बोलता है दिखाने के लिए कि आई एम अ ट्रू पायस बिलीवर ऑफ गॉडेस। तो डिनर आगे चलती ही रहती है, हो जाता है कि ठीक है, मतलब मैट जो है वो ड्वेन डांटिस का आर्म्स वाला डील फाइनलाइज करवा देगा। और इसी बीच हेजल को फील हो जाता है कि ड्वेन डांटिस के साथ कुछ और लोग तो हैं, क्योंकि वहां जो पैंट्री थी ना, पैंट्री के पास कपबोर्ड, वहां से हेजल को कुछ तो फील आती है, कुछ पावरफुल चीज की। तो जब डिनर खत्म होने के बाद सब लोग जाने लगते हैं तो हेजल नाटक करती है कि मेरा ईयर स्टड्स गिर गया है, मैं अंदर से आती हूँ, और अंदर जाती है पैंट्री में, कपबोर्ड के अंदर सीधा भागती है चेक करने के लिए कि यहाँ से क्या एबनॉर्मैलिटी मुझे सेंस हो रही थी, कुछ पावरफुल। बट हेजल को कुछ मिलता नहीं। अब आप बोलोगे उस कपबोर्ड में क्या था? अरे कपबोर्ड में शाओ ऑफ फॉर्स छिपी हुई थी, उन्हीं में से किसी का कुछ मिस्टिकल आइटम हेजल सेंस कर ली होगी। बट ध्यान रहे, फॉर्स कहीं भी कुछ भी दरवाजा खोल लेती है, राइट? तो कपबोर्ड से वो दरवाजा खोल के वो और शाओ भाग के निकल गई थी। वैसे शाओ ऑफ फॉर्स को ये बात पता चल गया कि हेजल उसे सेंस कर ली थी, तभी तो ऑफ कोर्स वो भागी। एंड इट क्लियर्स आउट कि हेजल ऑफ कोर्स किसी तरह की बियॉन्डर है, तभी वो शाओ ऑफ फॉर्स को सेंस करी। और ऐसे में वो सोच भी रही थी कि पुअर ड्वेन डांटिस, इसके आसपास सिर्फ ब्लैक मैजिक करने वाले बियॉन्डर्स, बिजनेसमैन, इसको धोखा देने वाले सिर्फ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। ये हैंडसम सा टाइकून अकेला है इस दुनिया में, चारों तरफ से इसके बस शिकारी इसको शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं, सबसे बड़ा शिकारी ड्वेन डांटिस खुद है, जो कि बीच में बैठा है और एक एक करके सबको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं। खैर, तो अब सब रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं। हेजल अपना ईयरबड वाला नाटक की थी, तो अब कुछ मिला नहीं, तो वापस आ चुकी है। और बाहर शाओ ऑफ फॉर्स ऑलरेडी देख रहे हैं कि कहीं से कुछ अटैक तो नहीं होगा। और तभी शाओ का ध्यान जाता है एक बंदे पे जो कि थोड़ा ऑर्डली बिहेव कर रहा था। अब आप पूछोगे किस तरह से ऑर्डली बिहेव कर रहा था? जैसे वो कपड़ा पहना था एकदम डिसेंट जेंटलमैन की तरह, लेकिन इसके शूज गंदे थे। मतलब यूजुअली जेंटलमैन लोग शूज को बहुत साफ रखते हैं, यानी कि वो कपड़ा ढोंग कर रहा है, वैसा वो एक्चुअली में है नहीं। शाओ ये भी नोटिस की कि वो अपने बाजू के नीचे वाले एरिया को बार बार टच कर रहा था, एज इफ यहाँ हॉलस्टर में किसी तरह का गन रखा हो। देन उसका जो एक्सप्रेशन था, जो एटीट्यूड था, बॉडी लैंग्वेज था, वो भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो शाओ ऑफ फॉर्स इस आदमी को देखने लगती है कि कहीं ये आदमी कुछ गड़बड़ करने तो नहीं आया इधर। अब जैसे ही ड्वेन डांटिस और मैट अपने कैरेज के आसपास आते हैं, एक 2 व्हील्ड कैरेज का जो हॉर्स था वो एकदम से पागल हो जाता है, एकदम दौड़ना शुरू करता है। मैट के 2 बॉडीगार्ड थे, एक हॉर्स को डील करने लगता है और दूसरा मैट की फैमिली को इधर करने लगता है। तो मैट छूट गया खाली, और तभी वो ऑड आदमी रिवॉल्वर लेके आता है, मैट के सर पे तान देता है। अब क्लाइन इंस्टिंक्टिवली अपना राइट हैंड उठाता है रिएक्ट करने, लेकिन सोचता है नहीं, मैं रिएक्ट ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ड्वेन डांटिस, मैं कोई बियॉन्डर तो नहीं हूं इनकी नजरों में। तो अपना चिल ही करता है। हॉर्स क्लाइन की डायरेक्शन में आ रहा था, उससे उछल के बस बच जाता है और ज्यादा कुछ करता नहीं। लेकिन दूसरी जगह फॉर्स जो छुपी थी वो अपनी ऐसे मुट्ठी बांधती है और उस जो आदमी था उसको खिसका देती है, मतलब दूर से ही। ऑफ कोर्स उसकी बियॉन्डर पावर है, तो वो आदमी जो है वो शूट नहीं कर पाता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कहते हैं ना वैसा कुछ होता है, गिर जाता है। अब वो आदमी किसी तरह हड़बड़ा के अपने आप को उठाता है, बिना एम किए ऐसा ही गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे उसने ट्रिगर दबाया, उसको मतलब लिटरली फील ही नहीं हुआ कि वो कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि बंदूक उसके हाथ से निकल के ऑलरेडी हेजल के पास फिसल गई थी। इस बंदे को पता नहीं कि इसके आसपास 3, 4, 5 बियॉन्डर्स हैं और इन बियॉन्डर्स के बीच आप नहीं कर सकते भाई ऐसे असैसिनेशन। वैसे यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि ये बंदा ड्वेन डांटिस के लिए नहीं बल्कि मैट को असैसिनेट करने आया था। अगले मोमेंट से गार्ड ने उसे और रनवे हॉर्स दोनों को कंट्रोल कर लिया। मैट ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़कर गहरी आवाज में पूछा कि ये बंदा उसे अटैक क्यों कर रहा था। उस मिडिल एज्ड आदमी ने तुरंत एक हिस्टेरिकल हंसी के साथ चिल्लाते हुए जवाब दिया कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बंदा कहता है कि तुम अमीर लोग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हो और एंथ्रासाइड जैसी चीजों को पुश कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोगों की फैक्ट्री बैंकक्रप्ट हो रही है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बीवी खुद को समाप्त कर चुकी है। सो यस, इस बंदे का पूरा लाइफ बर्बाद हुआ था कहीं ना कहीं, तो इस कारण से वो अपना रिवेंज लेने आया था। और इस बात को सुन के वहां जितने भी लोग थे सब शांत हो जाते हैं। मतलब इनिशियली आपके मन में हेट्रेड होता है जो भी आपको अटैक करता है, लेकिन अटैकर अगर ये बोल दे कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई थी इसलिए मैं आया था, तो आप भी सोचने लग जाते हो कि यार मैंने ही कुछ बहुत गलत कर दिया है क्या इसके साथ। जो भी हो, यहाँ पुलिस को, रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है, बंदे को अरेस्ट किया जाता है। एंड देन मैट घूम के माफी मांगता है ड्वेन डांटिस से कि मेरी वजह से तुमको ये सब देखना पड़ा, बट आई विल हैव टू से कि आप जिस तरह से रिएक्ट किए, हॉर्स से बचे, ये काबिल तारीफ है। अब मैं मान गया कि सदर्न कॉन्टिनेंट में आप वाकई में बहुत बड़े इंसान रहे होगे, आपकी रिफ्लेक्सेस बताती है। ड्वेन डांटिस बोलता है कोई बात नहीं, सॉरी की बात है ही नहीं, क्योंकि मैं इससे बहुत ही डेंजर सिचुएशन में रह चुका हूं सदर्न कॉन्टिनेंट में, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैट बताता है कि मतलब ये जो सब कुछ जो हो रहा है इसमें वो फैक्ट्री ओनर्स और कोल सप्लायर्स की रियल सिचुएशन को कंसीडर किया था और उनके लिए कुछ असिस्टेंस और इंटरिम मेजर्स भी अरेंज किए थे, लेकिन फिर भी चीजें कंट्रोल से बाहर निकल गई। वो क्लाइंट को समझा रहा था कि बिल बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग चैलेंज होता है। जब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और अलग अलग तरफ से इंटेंस प्रेशर आता है, तो अक्सर एक ही टाइप का जेनेरिक सॉल्यूशन सब पर अप्लाई
किया जाता है। और इसी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक काउंसिल जो है वो तो प्रेशर डालेगी, आपको बंद करना ही होगा बहुत सारे फैक्ट्रीज को, तो मतलब लोगों का फायदा होगा, हवा साफ होगा, लेकिन कुछ लोग जो कमा रहे थे उससे वो तो बर्बाद होंगे ना। आप कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं ला सकते जिससे 100% लोगों का फायदा हो। और इसीलिए जब भी गवर्नमेंट होती है, कुछ भी काम करती है गवर्नमेंट, तो आपको हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने को मिलते हैं। मतलब वो एक पॉलिसी लाएगी गवर्नमेंट, ये बताएगी ऐसा किया जा रहा है, तो उससे कुछ ही लोगों को फायदा होगा, एक हैंडफुल ऑफ लोगों को। हमेशा 100% को फायदा नहीं हो सकता, मे बी 50% को, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो यही सिचुएशन यहां भी थी। मैट जो भी स्टेप्स लिया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उससे लोगों को फायदा होगा, हवा साफ होगी एंड ऑल दैट। बट देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ रिपरकशंस भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैट धीरे से कहता है कि बैकलैंड का अभी सोशल सिचुएशन जो है वो शुरू ही हुआ है और इसी वक्त ये सब कांड होने लगा। आइडियली अभी शांति होनी चाहिए जिसे हम संभाल के रखते, लेकिन अभी से ही हलचल मचनी शुरू हो गई है। अब तो मैं इंजीनियरिंग बता देता हूँ कि बैकलैंड का जो सोशल सीजन है ना, यूजुअली तब स्टार्ट होता है जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस आते हैं। और लग रहा था कि ये प्रोसेस पिछले वीकेंड ही शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते में ही 2 इंसिडेंट्स लगातार हो गए हैं। एक बैरन सैंडर्स के खिलाफ जो पूरा प्लान किया गया है वो, और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट के ऊपर असॉल्ट। क्लाइन ने एनालाइज किया कि ऑल्दो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स एनवायरमेंटल मेजर्स के सपोर्टर्स और एडवोकेट्स थे, आई मीन वो स्पीचेस देते थे और न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज भी देते थे, फिर भी बिल पास होने के टाइम वो सबसे ऑब्वियस टारगेट नहीं थे। इसके कंपैरिजन में ज्यादा चांसेस थे कि नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल के मेंबर्स रिवेंज के लिए टारगेट बनाए जाते। जो भी हो, क्लाइन अपने घर वापस जाता है, रिचर्डसन को बोलता है थोड़ा चाय वाय पिलाओ, और रिचर्डसन उसके चाय में 2 नींबू डाल देता है एक की जगह। क्लाइन देखता है ऐसा क्यों किया भैया रिचर्डसन, तो रिचर्डसन इस अटैक से इतना डर गया है कि बेचारा उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वही तांगा वांगा चला के गया होगा ना। तो हाँ, ड्वेन डांटेस चिल है, लेकिन रिचर्डसन डरा हुआ है। वहीं अगर हेजल की बात की जाए मित्रों, तो वो अपने कमरे में जाती है एंड यहाँ वो चूहे से बात करना शुरू करती है कि भैया चूहा, तू मुझे ये बता कि यहाँ जो सब हो रहा है, क्या इसमें मेरे पापा मतलब कसूरवार हैं, उनके कारण ही ये सब हो रहा है, एक पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो चूहा भी वही बात समझाता है जो मैंने आपको पॉलिटिक्स के बारे में समझाई, कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा उससे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर कोई बेनिफिट करे। कुछ पर्टिकुलर लोग करेंगे बेनिफिट, कुछ पर्टिकुलर लोग के लिए वो अगेंस्ट होगा। तो पॉलिटिक्स में ये चीज होता रहता है, तो इसमें तुम्हारे पिता तो गलत नहीं है। अब चूहा कितना तेज है ये देखो। चूहा तुरंत बोल देता है कि ड्वेन डांटेस जरूर बॉडीगार्ड्स हायर किया होगा, जो लोग चुपके से वहां पे कुछ तो कांड किए हैं, क्योंकि अभी ड्वेन डांटेस का पूरा सिंड्रस वाला केस चल रहा था, तो उससे डर के वो बॉडीगार्ड हायर किया होगा। और चूहा है ना, कहीं भी जाके ईव्सड्रॉप कर लेता है, बातें सुन लेता है। वैसे ये एक अच्छी बात है कि चूहे को ये नहीं पता चला कि ड्वेन डांटेस ही अपना खुद एक बहुत पावरफुल बियॉन्डर है। और चूहा ये भी बोलता है कि ड्वेन डांटेस के जो बॉडीगार्ड्स होंगे ना, उन्हीं को हेजल कहीं ना कहीं फील की होगी, उनके पास किसी तरह का मिस्टिकल आइटम होगा जो कि हेजल फील की थी। क्योंकि याद है ना, हेजल को ऐसा लगा था कि पैंट्री साइड में कपबोर्ड में कोई तो है, तो यही हुआ होगा वहां पे, और वो बॉडीगार्ड जरूर बियॉन्डर्स थे जो कि भाग गए। चलो अब उस बात को हम लोग पीछे छोड़ते हैं, आगे आते हैं ड्वेन डांटेस की तरफ। तो ड्वेन डांटेस के घर पे रात को भी शाओ फोर्स प्रोटेक्शन देते हैं जब वो सो रहा होता है। कैसे देते हैं प्रोटेक्शन? वेल, एक बार शाओ सोती है तब तक फोर्स जागती है, फिर जब फोर्स होती है तो शाओ जागती है। स्लीपिंग रोटेशन के हिसाब से जब फोर्स की बारी आई तो वो सोते ही महसूस करने लगी कि वो हवा में तैरती हुई एक पुराने और भव्य कासल में पहुंच गई है। अंदर हर तरह के बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स और मिस्टिकल आइटम्स पड़े हुए थे, और 2 धुंधले से टैरो कार्ड्स भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो उनमें से कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि सब एक इनविजिबल फोर्स फील्ड से सील्ड थे। फोर्स ने आसपास देखना शुरू किया, ये समझने के लिए कि सील कैसे हटाया जा सकता है, और आखिर में उसने डोम के टॉप पर एक कॉम्प्लेक्स सिंबल बना हुआ देखा। वो सिंबल फेट और कंसीलमेंट से मिलकर बना था। उस मोमेंट फोर्स को समझ आ गया कि अगर उसे कोई ऐसा आइटम मिल जाए जिसमें ये सिंबल इनग्रेव्ड हो, तो वो कुछ ट्रेजर्स का सील खोल सकती है। और ये रियलाइजेशन होते ही फोर्स अचानक से जाग गई। यानी कि दोस्तों, ये फोर्स का बहुत अजीब सा ड्रीम था, और बियॉन्ड द वर्ल्ड में अगर आपको कुछ अजीब सा ड्रीम आता है तो वो अपने आप तो नहीं आया है, कहीं ना कहीं से इंड्यूस किया गया है। तो हाँ, फोर्स भी ये बात समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में, जिसके कारण मुझे बहुत ही वियर्ड अजीब सी ये ड्रीम आई है, और वो ये बात जाके शाओ को भी बताती है। बेसिकली शाओ फोर्स सोचते हैं कि साला लोग तो आसपास ड्वेन डांटेस के बियॉन्डर्स हैं ही, मतलब पॉलिटिक्स में उसको दिक्कत हो ही रहा है, साथ ही में घर में भी कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ बहुत अजीब ड्रीम्स आती हैं। जो भी अब फोर्स उठी गई थी तो उसकी बारी थी राउंड लगाने की। राउंड लगाते हुए वो डोर ओपन कर सकती है ना, डोर अपना सीक्रेटली ओपन करके इधर उधर चेक कर रही थी, और वो रिचर्डसन को नाचते हुए पाती है। अब रिचर्डसन नाच क्यों रहा है भाई? क्यों नाच रहा है? क्यों नाच रहा है? स्पिरिट डांस कर रहा था लौंडा। जी हाँ, रिचर्डसन हमेशा बोलता है ना कि मैं गॉडेस में बिलीव करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीक्रेटली वो डेथ में बिलीव करता है। जी हाँ, डेथ की पूजा करता है, तभी तो ये स्पिरिट डांस कर रहा है बढ़िया वाला। ठीक है, तो फोर्स सोचती है कि भाई ड्वेन डांटेस के आसपास कैसे कैसे लोग हैं,
पता नहीं यार। खैर मॉर्निंग हुआ, कुछ पुलिस मैटर्स था जो कि क्लाइंट को हैंडल करना था, मिस्टर क्वारन या कॉरन जो भी थे उनके केस में, तो वो सब क्लाइंट हैंडल करता है। एंड देन मैट आता है क्लाइंट से मिलने, कहता है कि आज हम लोग चलते हैं टेनिस गेम खेलने के लिए उसी जगह पे, ठीक है, उसी क्लब में। कौन से क्लब में? ईस्ट बैलम मिलिट्री वेटरन्स मेस में, जहां पे उसको मिलना है, वहां लोगों से आर्म्स डीलिंग करनी है। तो हाँ, ड्वेन डांटेस जाता है वहां, कैल्विन से मिलता है। कैल्विन को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ड्वेन डांटेस के पास 20,000 लिक्विड पाउंड्स हैं, विच इज वेरी गुड। और कैल्विन कहता है कि अभी के लिए 20,000 पाउंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना सामान हम नहीं बेच रहे हैं, ये टेस्ट रन है, देखेंगे तुम कैसा करते हो, अच्छा होगा तो फिर आगे और भी बिजनेस करेंगे। क्योंकि जो फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, थोड़े से कैनन्स उसके लिए रिजर्व किए गए थे, वो ईस्ट बैलम के एक स्पेसिफिक वेयर हाउस में रखे हुए हैं। क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि लगभग 3 से 4,000 लोगों को इक्विप किया जा सके। कैल्विन फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर उन्हें डीकमीशन्ड प्राइस पर लिया जाए तो टोटल कॉस्ट मैक्सिमम 10,000 पाउंड्स होगी, लेकिन नेचुरली वो अपना भी कट लेगा, राइट? इसलिए वो ड्वेन डांटेस को क्लियर कहता है कि ड्वेन डांटेस कैल्विन को 15,000 पाउंड देगा वो पूरी सामान के लिए। कैल्विन ये भी ड्वेन डांटेस को बताता है कि तुम वेस्ट बैलम के अंदर इन सारे मटेरियल्स को आराम से 20,000 पाउंड में बेच पाओगे, मतलब 5,000 पाउंड तुम्हारा फायदा होगा। और अगर तुम स्किल्ड हो, वहां के लोगों को जानते हो, खुदरा में थोड़ा अच्छे से बेच पाते हो, तो 30,000 पाउंड तक में भी डील कर सकते हो। समझ रहे हो बात? तो समझ लो 15 में मेरे से खरीदोगे, 15 और कमाओगे उसके ऊपर। अब कैल्विन यहाँ कैजुअली ऐड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन और स्कॉट का जितना भी खर्चा होगा वो ड्वेन डांटेस को ही उठाना होगा। और कैल्विन की तरफ से भी 2-3 लोग ड्वेन डांटेस के असिस्टेंट में जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ड्वेन डांटेस समझ जाता है कि ये 2-3 लोग असिस्टेंट्स में नहीं जा रहे, मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं ड्वेन डांटेस की, कि कहीं ये बंदा इधर उधर कुछ ना करे। तो मतलब पहली बिजनेस डील है ना, ट्रस्ट उतना नहीं है, 1-2 बार जब हो जाए बिजनेस डील तब फिर ट्रस्ट बन जाएगा। हाँ, अब डील होने वाली है, तो एडमिरल ऑफ स्टार्स और वहां डैनिस है ना, उनसे इंफॉर्मेशन तो वेस्ट बैलम के निकालनी ही पड़ेगी ड्वेन डांटेस को, है कि नहीं? क्योंकि डील से पैसे कमाने हैं ना। थोड़ा सोचने के बाद क्लाइंट ने पूछा कि ये काम रफली कब स्टार्ट होगा। कैल्विन ने बताया कि फायर आर्म्स का बैच लगभग 2 हफ्ते में वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। उसके बाद कब लेना है वो ड्वेन डांटेस पे डिपेंड करेगा। साथ ही उसने ये भी बोला कि पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है, पहले 8,000 या 10,000 पाउंड दे सकता है और बाद में बाकी का पैसा सेटल कर सकता है। मतलब ऐसा टोन था कि नेगोशिएबल अमाउंट अभी दे दो, देना तो 15 ही है, लेकिन कितना अभी दोगे और कितना बाद में वो अपन डिस्कस कर लेंगे आराम से। अब क्लाइंट ये कैलकुलेट करता है कि 2 हफ्ते बाद मान के चलो डील होता है, जो कि महीना का एंड होगा ऑलमोस्ट। और क्लाइंट ने सोचा कि उसे तब तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो स्नेक ऑफ फेट के बर्थ का वेट कर रहा है और उसका प्लेसेंटल ब्लड भी क्लाइंट को चाहिए था। ये सब सोचकर उसने कामली बोला कि उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी और वो शायद अर्ली जुलाई में सदर्न कॉन्टिनेंट के लिए निकलेगा, मतलब सब काम इधर निपटाने के बाद। तो बोलता है कैल्विन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ मेस में आया हुआ है वेटरन्स के मेस में क्लाइंट, तो बाहर शाओ एंड फॉस्ट ऑफ कोर्स उसकी बॉडीगार्ड बन के है, और वहां पे शाओ एक कैरेज दिखती है। किसका कैरेज था ये? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का, जो कि कैप्टन ऑफ रॉयल गार्ड्स है। अगर आपको याद हो तो मैंने 3rd बुक के अंदर शायद बताया था शाओ के पास्ट को, कि कैसे उसके पापा इनिशियली अच्छे पोस्ट पे थे, फिर धोखा वगैरह कुछ तो हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये चीज है, याद होगा आपको, वापस रिपीट नहीं कर रहा। पॉइंट इज कि वो जो विस्काउंट है वो भी इस जगह पे यानी इस मेस में आता तो है, ये बात शाओ को पता चल गया। एनीवेज, तो ये सब डील करने के बाद क्लाइंट वापस घर आता है, जहां मैडम मेरी क्लाइंट से मिलने आती है। सबसे पहले वो क्लाइंट को अपोलोजाइज करती है कि भाई तुमने मेरे कहने पे 3% क्वाइम कंपनी का शेयर खरीदा, एंड आई नो तुम्हारे साथ कितना पॉलिटिक्स हो रहा है, तुम्हारी जान तक पे खतरा आ गया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, और मैं चाहती हूँ कि ये सब खतरा अब एंड हो, इसीलिए मैं तुमसे वो 3% शेयर खरीद लूंगी और जो मार्केट प्राइस है उससे 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा भी दूंगी। क्लाइंट कहता है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है मैम मेरी, आप हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि वो अब मेरे पास नहीं रहे 3%, मैंने उसे डोनेट कर दिया है चर्च को। और ये सुन के मैम मेरी वाज मतलब इंप्रेस हो जाती है क्लाइंट मोनिटी से, कि ऐसा बंदा है जो इतने पैसे में मेरे को हेल्प किया शेयर्स को खरीद के, और सिर्फ हेल्प नहीं किया, चर्च तक को डोनेट कर दिया। इतना बड़ा दिल किसका होता है? यू आर ए ट्रू जेंटलमैन। वैसे मैम मेरी का मानना था कि सिंड्रेस ही क्लाइंट मोनिटी यानी ड्वेन डांटेस को फंसा रहा है, लेकिन ड्वेन डांटेस कहता है नहीं, यहाँ पे कोई बड़ा गेम खेल रहा है जो कि सिंड्रेस को ही फंसा रहा था। जो भी हो, मेरी कहती है कि पुलिस वाले कुछ स्पेशल लोगों को बुलाए हैं जो कि इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड क्लाइंट समझ जाता है जब भी पुलिस किसी स्पेशल लोग को बुलाते हैं तो ये लोग स्पिरिट मीडियम होते हैं, जो कि खत्म हुए इंसान की स्पिरिट मीडियमशिप जो भी होता है वो करके जो है ना उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। मैडम दिल्ली आने वाली है क्या? अब क्लाइंट यहाँ मैम मेरी से पूछता है कि आप मतलब क्वाइम कंपनी पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन क्या कोई आपको इन्फ्लुएंस किया इस बात के लिए? क्लाइंट जानना चाहता था कि कहीं मैम मेरी तो इन्फ्लुएंस नहीं किसी बियॉन्डर या पता नहीं किसी दूसरी पावर से, बट मैम मेरी वाज लाइक मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं चाहती हूँ उसको खरीदना, एक्चुअली में मुझे तो बहुत एक्सटर्नल प्रेशर ये आ रहा है कि मैं ना कंट्रोल करूँ क्वाइम कंपनी पे, तो सिचुएशन इज क्वाइट ऑपोजिट। ओके, तो मैम मेरी से बात हो जाती है, मैम मेरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बटलर आता है क्लाइंट का, ड्वेन डांटेस का, वो कहता है कि आपकी जो 2 बॉडीगार्ड्स थी उनका 3 दिन का कमीशन था, कमीशन खत्म हो गया, 300 पाउंड उनको मैंने दे दिया है, बाय बाय, दोनों चली गई। क्लाइंट बोलता है ओके,
क्लाइन इसके बाद अपने बेडरूम में जाता है जहां शाओ एन फॉस उसके लिए एक लेटर छोड़ के गई थी जिसमें वो सारी बातें लिख दी थी कि क्या क्या क्लाइन मोरेटी यानी ड्वेन डांटिस के घर पे गड़बड़ है। जैसे लेटर में वो लिख के गई थी कि देखो ड्वेन डांटिस, तुम्हारा जो बटलर है ना वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक करता है, तुम्हारा जो वैले है वो एक्चुअली डेथ की पूजा करता है, कहता है एवरनाइट गॉडेस लेकिन पूजा करता है डेथ की, स्पिरिट डांस करता है, और तुम्हारे नेबर्स में कोई तो ऐसा है इंसान जो कि सुपरनैचुरल पावर्स रखती है। ऑफ कोर्स हेजल की बात हो रही है। इतना ही नहीं, जिस स्ट्रीट पे तुम रहते हो वहां कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो कि इंसानों को जो है ना अजीब अजीब ड्रीम्स दिखा दे। और फिर लेटर के एंड में लिखा था मे द गॉडेस ब्लेस यू। अब ड्वेन डांटिस सोचता है कितनी सही लड़की है यार, फॉर्स एंड शाओ दोनों, मतलब मेरा इतना केयर कर रही थी कि मेरे को सब बता के गई है कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बस उनको ये नहीं पता कि मुझे इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, इनफैक्ट मैं इन सब के बीच में हूँ और कई चीजों को मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक ए मैरियोनेट। जो भी हो, 2-3 दिन काफी बिजी रहने के बाद क्लाइन को फाइनली थोड़ा अकेला टाइम मिलता है और अब वो फ्रैंकली का खत पढ़ेगा जो फ्रैंकली मशरूम्स भेजा है उनको टेस्ट करेगा। तो 4 टाइप के मशरूम्स थे। पहला टाइप 3 ड्राइड प्रोडक्ट्स का था जो पानी और फिश के साथ रिएक्ट कर सकते थे। दूसरा एक नया ब्रीड था जिसके गोल्डन कैप्स थे और उसके आते ही स्मेल आ रही थी। तीसरा व्हाइट था, उस पे छोटे ब्लैक स्पॉट्स थे और वो फूला हुआ लग रहा था जैसे अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो, उसे दूध जैसी स्मेल आ रही थी उसमें से। और चौथा टाइप थोड़ा अजीब था, उसके दोनों साइड्स पर गिल्स जैसे स्ट्रक्चर थे और सरफेस पर डेंस और सॉफ्ट स्केल्स थे। क्लाइन ने इन सब पे नजर डाली और एक गोल्ड कॉइन निकालकर फ्लिप किया। रिजल्ट कंफर्म करने के बाद उसने अपना नॉर्मल ग्लव उतार दिया और बेयर हैंड से 3 नए मशरूम्स उतारकर टेस्ट करने लगा, मतलब उन सिनेरियोस के लिए जो फ्रैंक ने मेंशन नहीं किए थे। टच करने पे सब नॉर्मल लगा, कोई चेंज नहीं हुआ। इससे क्लाइन ने रिलीफ लिया क्योंकि उसे डर था कि इनका डेंजर लेवल उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा ना हो। पहले उसे लग रहा था कि ये मशरूम्स फ्लैश और ब्लड टच करते ही रूट्स निकाल लेंगे और सब कुछ एब्जॉर्ब करके ग्रो करेंगे, फिर वो अपने स्पोर्स को स्प्रेड करेंगे। लेकिन अब उसे लगा कि शायद स्ट्रॉन्ग लाइट या प्लग होने की वजह से इनकी लिविंग प्रॉपर्टीज काफी कम हो गई है और ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में एक्टिवेट होंगे जैसे किसी लिविंग क्रीचर के स्टमक में। इसको वेरीफाई करने के लिए उसने बेडरूम के सारे कर्टन्स बंद किए और लाइट्स बुझा दी। फिर भी बेयर हैंड से मशरूम टच करके मतलब चेक किया गया और कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। इसके बाद क्लाइन ने लाइट्स को वापस जलाई और मतलब रिचुअल सेटअप किया, ग्रे फॉग के ऊपर गया, मशरूम्स को भी लेके गया। द फूल की सीट पे क्लाइन मस्त बैठा और क्रीपिंग हंगर को तुरंत समन किया। देन एक मेटल बॉटल को भी लेके आया जिसके अंदर क्लाइन का ब्लड था। उसने एक ड्रॉप टेबल पे डाला और उसके ऊपर मशरूम को रख दिया। अब जैसे ही मशरूम का ब्लड से कांटेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं मशरूम उस ब्लड को ऑब्जर्व करने लगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। जहां जहां टच हुआ वहां वहां नीडल लाइक बाल कहीं ना कहीं उगने लग गए थे। फिर क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को समन किया। ह्यूमन स्किन ग्लव को टेबल पे रखकर उसने मशरूम का सील हटा दिया। ग्लव ने खुद को फिंगर्स के सहारे उठाया और पियानो की तरफ पीछे हटने लगा। नहीं, पियानो बजाते वैसे उंगली भाग रहा है। ऑफ कोर्स ग्लव डर रहा था। क्लाइन मुस्कुराया, उसने ग्रे फॉग की पावर यूज करके उसे कंट्रोल किया, फिर एक मशरूम उसके पास ले गया। ग्लव स्ट्रगल करता रहा, क्लियरली डर रहा था क्रीपिंग हंगर। तो क्लाइन यहाँ क्रीपिंग हंगर को मशरूम से डरा रहा है, ठीक है। और अब क्लाइन क्रीपिंग हंगर से कहता है कि अब बोल, करेगा ट्रू क्रिएटर की तारीफ ऐसे ही रैंडमली। क्रीपिंग हंगर को जवाब नहीं दिया, बस स्ट्रगल करता रहा। तो क्लाइन यहाँ कॉम्प्रोमाइज ऑफर देता है कि ठीक है, तुम ट्रू क्रिएटर की तारीफ कर सकते हो लेकिन दिन में सिर्फ एक बार करोगे और जब भी करने वाले हो उससे पहले मुझे वार्न कर दोगे ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं, जब तारीफ करने का समय है तो निकाल सकूं। ग्लव इस पर रिएक्ट करता है लेकिन फुली अग्री नहीं करता है। फिर क्लाइन दूसरा कॉम्प्रोमाइज देता है, चल 3 में 3 बार कर लेना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे, लेकिन कंडीशन वही है, मुझे पहले बताना होगा तारीफ करने से पहले। इस बार ग्लव स्ट्रगल नहीं किया, ऑलमोस्ट स्टिल हो गया, यानी कि ग्लव इस कंडीशन को मान चुका है। तो देख रहे हो, क्रीपिंग हंगर को इस तरह से डराया जाता है। अगर डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी को क्लाइन डरा सकता है तो क्रीपिंग हंगर को तो डरा ही सकता है। तो थोड़ी और नेगोशिएशन के बाद ये डील कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जाती है, लेकिन रोज उसको खाना चाहिए क्योंकि ये क्रीपिंग हंगर कर ही नहीं सकता, मतलब वो उसकी इंस्टिंक्ट है, उसको खाना ही एक इंसान को रोज। ऑफ कोर्स ग्रे फॉग के ऊपर जब रहता है तब ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी क्लाइन उसको इस्तेमाल करेगा, लेके आएगा रियल वर्ल्ड में, तो भैया खाना चाहिए। और इस चीज को शांत करने के लिए अजिक ही कर सकते हैं। उनका पता नहीं कौन सा सीलिंग मेथड है जो कि क्रीपिंग हंगर को बहुत हद तक शांत करता है, तो अजिक के लेटर का तो वेट करना पड़ेगा क्लाइन को। फिलहाल वो क्रीपिंग हंगर को बिना खिलाए कैरी कर सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसके लिए फूड अरेंज करना जरूरी होगा। क्लाइन ने सोचा कि सिचुएशन काफी ट्रबलसम है, लेकिन अच्छा है कि मिस्टर ए और मशरूम के फ्यूजन के बाद क्रीपिंग हंगर में इतनी लाइफ आ गई है कि उससे नेगोशिएट किया जा सकता है। आखिर में उसने रीसेंट इवेंट्स पर डिविनेशन किया और रिजल्ट मिला कि ज्यादा डेंजर नहीं है, और यह भी कंफर्म हुआ कि कॉर्डन की डेथ एक बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था। ये सब करने के बाद क्लाइन ग्रे फॉग से वापस रियल वर्ल्ड में आया और मिस्टर अजिक के रिप्लाई का वेट करने लगा। एनीवेज, आज है सैटरडे और सैटरडे शाम को याद है ना, चर्च की मस्त वाली पार्टी है, चैरिटी वाली, जिसमें ड्वेन डांटिस एकदम बीच में होगा क्योंकि वही इस पूरे चैरिटेबल फाउंडेशन को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया है अपना 3% कॉइन कंपनी का शेयर देके। तो हाँ, ड्वेन डांटिस मस्त तैयार होके गया पार्टी अटेंड करने, और यहाँ सिर्फ अमीर लोग आए हुए हैं। मस्त पार्टी चल रही है चैरिटी की, काफी सुंदर सुंदर लेडीज आई हुई हैं। ऐसा लग रहा है बैकलैंड की सारी सुंदर औरतें, सारे अमीर लोग एक ही जगह आ गए हों, लेकिन क्लाइन की नजर जाती है एक लेडी पे जो कि कुछ ज्यादा ही सुंदर थी, मतलब उसकी सुंदरता के सामने बाकी कोई कुछ नहीं, और ये थी ऑड्री हॉल। जी हाँ दोस्तों, मिस
जस्टिस। और अपना ड्वेन डांटिस एक झलक में मिस जस्टिस को देखता है और पहचान जाता है कि ये मिस जस्टिस है, क्योंकि एक और मिरर डेफिनेशन याद हुआ था, उसके थ्रू कहीं ना कहीं मिस जस्टिस को देखा था और वो फेस जानता है कैसा है, तो क्लाइंट पहचान गया। अब क्लाइंट मिस जस्टिस को लगातार देख रहा है। नहीं देखना चाहिए क्लाइंट मोरेटी को, पता है क्यों? क्योंकि वो है स्पेक्टेटर मिस जस्टिस, वो नोटिस कर लेगी कि मुझे देखा जा रहा है। तो ड्वेन डांटिस ने मन में कहता नहीं, एक बार देख लिया दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन मन नहीं मानता बंदे का, दोबारा देख ही लेता है। और उधर ऑड्री जो थी वो भी नोटिस कर लेती है कि मेरे को ये जो आदमी है ड्वेन डांटिस, जिसके कारण ये पूरी पार्टी हो रही है, वो नोटिस कर रहा है। अब ऑड्री को लोग घूम घूम के बार बार देखते ही हैं, वो इतनी खूबसूरत है, तो ऑड्री के लिए कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। ड्वेन डांटिस भी शायद इसलिए देख रहा होगा। बट यूजुअली जब लोग ऑड्री को देखते हैं तो वो लोग एडमायर करते रहते हैं उसको, ओह माय गॉड इतनी सुंदर लेडी है, इतनी सुंदर, इसलिए देखते हैं। लेकिन ड्वेन डांटिस उस नजरिए से नहीं देख रहा था। ड्वेन डांटिस इस नजरिए से देख रहा था एज इफ वो शॉक्ड हो गया उसको देख के। तो ऑड्री समझ नहीं पाती कि ये बंदा शॉक क्यों हो रहा है मुझे देख के। हम जानते हैं क्लाइंट इसलिए शॉक हो रहा है क्योंकि वो मिस जस्टिस को रियल लाइफ में पहली बार अच्छे से देख पा रहा था, राइट। अब क्लाइंट नोटिस करता है कि डोर के बाहर एक गोल्डन रिट्रीवर भी बैठा हुआ है, ठीक है, और वो सबको देख रहा है, क्लाइंट को पे भी नजर डाल रहा है और बाकी लोगों पे भी। एंड समझ जाता है अपना ड्वेन डांटिस कि ये ऑड्री का कुत्ता है, जो कि वो भी बियॉन्डर है, ठीक है, इसलिए वो अपनी बियॉन्डर पावर्स इस्तेमाल कर रहा है, कुत्ता भी। तो ऑड्री अपने साथ एक कुत्ता भी लेके चलती है जो कि बियॉन्डर है। तो हाँ, पार्टी में लग रहा है आज ड्वेन डांटिस और ऑड्री की बढ़िया से मुलाकात हो ही जाएगी। ओके, तो वीडियो के बीच में एक छोटा सा ब्रेक इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब वापस से आ चुका हूं अपनी सेटअप पे। और भैया अब वीडियो बनाने का मजा आएगा, क्योंकि एसी में बैठ के वीडियो बनाऊंगा, वरना कुछ दिन से तो बहुत ही धूप पसीने में बना रहा था वीडियो। मतलब कमरे के अंदर धूप नहीं, लेकिन गर्मी बहुत थी, समझ रहे हो बात, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे बहुत ही अच्छी बर्सरी फाउंडेशन की पार्टी चल रही है, चैरिटी वाली, और यहाँ पे अर्ल फैमिली भी, मतलब जो हॉल फैमिली है वो भी आ चुकी हैं। अब क्लाइंट तो अर्ल फैमिली को जानता ही है, लेकिन मैट से जानबूझ के पूछ लेता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। और मैट बताता है कि भैया ये हॉल फैमिली है, ठीक है, ये है अर्ल हॉल, ये है उनकी वाइफ कैटलिन, इनका बेटा हिबर्ट हॉल और इनकी बेटी ऑड्री हॉल। मैट तो ये भी बताता है कि ऑड्री को जो है ना मोस्ट स्टनिंग जेम ऑफ बैकलिन भी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स ऑड्री तो इतनी खूबसूरत है ही कि मतलब जो भी लोग यहाँ पार्टी में ऑड्री को देखते हैं सबका मन होता है कि भैया किसी तरह अगर शादी हो जाती है ऑड्री से तो मजा ही आ जाता। कई लोग उसको कोट करते हैं, अमीर अमीर लोग। बात अगर अर्ल हॉल की करें तो वो वन ऑफ द टॉप बैंकर्स हैं इन दिस किंगडम। मतलब ये सब मैट बता रहा है ड्वेन डांटिस को, ड्वेन को पता है लेकिन एक्ट कर रहा है ऐसे मुझे नहीं पता। वो सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड मतलब एक हेरिडिटरी पीरेज है। उनकी जो वेल्थ है वो बैरन सिंड्रेट से भी कई गुना ज्यादा है। और ऐसे में क्लाइंट सोच रहा है कि तभी मिस जस्टिस जो है ना वो इतनी अमीर है, ठीक है, टैरो क्लब मीटिंग में कुछ भी खरीद लेती थी। अब यहाँ पार्टी के अंदर मार्किस लॉसेंट, अर्ल ग्रॉस, विस्काउंट लवलैंड, ये लोग सब आए हुए थे और ये लोग एरिस्टोक्रेटिक बिलीवर्स ऑफ गॉडेस हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं क्लाइंट इंट्रोड्यूस हो रहा था। और इंट्रोडक्शन के बाद जो एल्डर थे यहाँ के वो एक आते हैं और उनको सब बाउ करते हैं। अब ये एल्डर कौन थे? ही वाज नन अदर देन सेंट एंथनी स्टीवेंसन, वन ऑफ द 13 आर्चबिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ एवनाइट। अब इनके अंदर इतना ऑरा है ना कि इनको देख के एकदम हॉरर जैसा फील होता है। क्लाइंट लिटरली डर रहा था। क्लाइंट के डरने की और भी रीजंस हैं, क्योंकि कहीं वो क्लाइंट के ग्रे फॉग वाले ऑरा को पहचान न ले। बट उसके अलावा ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो चर्च के इतने ऊपर अकेलॉन के बंदे हैं ऊपर लेवल के, तो वो कितने हाई लेवल के बियॉन्डर भी होंगे। खैर, यहाँ पे बातचीत हो रही थी, इलेक्ट्रा पोडियम पे चढ़ते हैं और सबको ड्वेन डांटिस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ही इस फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया है और अब बोलना होगा क्लाइंट को स्पीच, मतलब स्पीच देना है। तो स्पीच की टाइम आ ही गई है, तो क्लाइंट बोलता है चलो कुछ बोल देते हैं। क्लाइंट कहता है कि वो एक ऐसे रीजन में एक्टिव हुआ करता था जहां काफी गरीब लोग रहते थे। वो केओटिक सदर्न कॉन्टिनेंट में भी रहा था, जहां उसने काफी कुछ देखा। उसने एक छोटी लड़की का एग्जाम्पल दिया जो सिर्फ 6 साल की एज से ही अपनी माँ के साथ मैच बॉक्सेस चिपकाने का काम करती थी। अगर वो काम ना करे तो रेंट देने के बाद उनके पास राई ब्रेड खरीदने के भी पैसे नहीं बचते। जो राई ब्रेड वो खाता था उसमें मिल्फेड भरा होता था और कभी कभी उसमें पत्थर या कंकर तक मिल जाते थे। वो इतना हार्ड होता था कि उसे किसी को मारने के लिए रॉड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बेसिकली बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी उस लड़की की। और जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी लाइफ मुश्किल ही रही। घर में एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चर्च के नाइट स्कूल्स का इंतजार करती थी। वो पढ़ना सीखना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि सिर्फ नॉलेज ही उसकी जिंदगी बचा सकती है। सिर्फ नॉलेज से ही वो भूख से बच सकती है, ठंड से बचने वाले कपड़े पहन सकती है और फैक्ट्रीज में काम करके जवानी में मरने से बच सकती है। अब दोस्तों, क्लाइंट जो है वो ये सब बातें ऑफ कोर्स अपनी रियल एक्सपीरियंस से बता रहा था। मतलब जो वो गरीब बच्चों के साथ देखा था, याद है सेकंड बुक के अंदर वो काफी जाता था, मतलब गरीब एरिया में जाता था जहां पे वो काफी गरीब बच्चियों से मिला था। एंड एक तो केस हम जानते ही हैं। अब क्लाइंट की जो ये स्टोरी थी गरीब बच्चों वाली,
मतलब क्लाइंट बता रहा था कि हाँ इस कारण से मैं फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस स्टोरी को सुन के सबके मन में सिंपैथी तो आ ही गई थी, स्पेशली औरतों के दिल में उनकी आंखें भर आई थी, इंक्लूडिंग ऑड्री हॉल। क्लाइंट ने अंदर ही अंदर सोचा कि ऑड्री इजीली मूव हो जाती है। क्लाइंट का स्पीच इतना रियल था कि वो खुद भी इमोशनली इफेक्ट हो गया था। हाँ, एक ऑड्री जो कि स्पेक्टेटर है वो तो इफेक्ट होती ही, लेकिन ज्यादातर जेंटलमैन थे वो इतने इफेक्टेड नहीं थे। कुछ लोग ऑलरेडी सिचुएशन जानते थे और कुछ को लोअर क्लास की परवाह ही नहीं थी। क्लाइंट ने अपनी बात कंटिन्यू की और कहा कि इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और फ्यूचर में लिटरेट वर्कर्स की जरूरत होगी जो कि पढ़ लिख सकते हैं। इलेक्शन क्राइटेरिया भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और फ्यूचर में एजुकेटेड लोग वोट देने के लायक होंगे। इन सब चीजों को देखते हुए और गरीब बच्चों के लिए एम्पैथी के साथ क्लाइंट डिसाइड किया कि वो अपने क्वाइम कंपनी के शेयर्स डोनेट करेगा, मतलब ऐसा क्लाइंट बोल रहा है। और हाँ, इससे एक बर्जरी फाउंडेशन बन चुका है जिससे गरीब बच्चे फ्री नाइट क्लासेस के बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। अब ये सुनते ही कोई और तो नहीं लेकिन अर्ल हॉल तुरंत अप्रिशिएट करते हैं और क्लैप करना शुरू करते हैं। और ऑफ कोर्स अर्ल हॉल तालियां बजा रहे हैं तो आसपास सब तालियां बजाएंगे उनको देख के, क्योंकि वो सबसे अमीर इंसान है। वहां तालियों की गड़गड़ाहट चारों ओर। क्लाइंट भी गया अपनी सीट पे वापस बैठ गया। टन बिशप कहते हैं कि क्लाइंट के शेयर्स की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 15,000 पाउंड्स है और उसे लियोन चैरिटी बर्जरी फाउंडेशन बनेगा, मतलब इसी अमाउंट से। टन बिशप कहते हैं कि आप लोग भी अगर चाहे तो डोनेट कर सकते हैं इस फंड में, मतलब अच्छा रहेगा सबके लिए। अब ऑड्री ऑलरेडी इमोशन हो चुकी थी और वो तुरंत पिता को कहती है कि पिताश्री मैं डोनेट करना चाहूंगी 1000 पाउंड्स, क्या आप भी डोनेट करोगे? इस पे अर्ल हॉल कहते हैं हाँ हाँ मैं भी डोनेट करूंगा, मैं डोनेट करूंगा 10,000 पाउंड्स। मतलब सोच रहे कितना अमीर बंदा है, एक डोनेशन चल रहा है उसमें 10,000 जाके डोनेट किया। वैसे ऑड्री जो है ना वो ये सारी चीज देख रही थी जब ड्वेन डांटिस स्पीच दे रहा था। और जब बिशप इलेक्ट्रा कहते हैं कि 15,000 पाउंड्स वैल्यू था क्वाइन कंपनी के शेयर का, तो क्लाइंट थोड़ा सा हिला था कि अरे यार इतना ज्यादा मैंने डोनेट कर दिया। और इस बात को एज एन एक्सपेक्टेड ऑड्री देख ली थी एंड वो समझ गई कि जरूर जो क्लाइंट मोरेटी है, मतलब सॉरी ड्वेन डांटिस है, और वो पहले गरीब रहा होगा और उसके लिए ये पैसा देना आसान नहीं था। एनीवेज कमिंग बैक टू अर्ल हॉल, वो अपना चेक निकालते हैं 10,000 पाउंड का, मतलब चेक लिखते हैं और डाल देते हैं डोनेशन वाले बॉक्स में। वहीं क्लाइंट मोरेटी सेंट एंथनी से डायरेक्ट मिलता है एंड जैसा मैंने बताया वो डर रहा था कि ग्रे फॉग का ऑरा कहीं वो मतलब देख ना ले, क्योंकि हाई लेवल के लोग देख पाते हैं बियॉन्डर्स जो होते हैं, लेकिन यूजुअली वो फेट डोमेन वाले होते हैं जो कि देख पाते हैं। वहीं सेंट एंथनी कहीं ना कहीं स्लीपलेस पाथवे से है तो रिस्क लो है। और ऐसे भी क्लाइंट पार्टी में आने से पहले डिविनेशन करके आया था कि पार्टी में जाना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना, पर डिविनेशन में आया था नो इश्यू। सो हाँ, सेंट एंथनी से भी थोड़ी गपशप होती है, प्रेज द लेडी। हाँ, प्रेज द लेडी वगैरह करने के बाद मतलब अर्ल हॉल जो थे वो अपनी बेटी ऑड्री हॉल के साथ ड्वेन डांटिस से बात करने आते हैं। अब अर्ल हॉल को देखते ही ड्वेन डांटिस कहता है उनसे कि आप एक लेजेंड हो, आपने 10,000 पाउंड्स की डोनेशन की है विच इज अमेजिंग। और इस पे अर्ल हॉल कहते हैं कि आपके कंपैरिजन में मैंने बहुत ज्यादा डोनेट नहीं किया है। क्लाइंट कहता है मैं बस 15 किया हूं, आप 10 किए हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 5 का ही डिफरेंस है। बट अर्ल हॉल कहना चाहते थे कि बेटा डिफरेंस 5 का नहीं है, क्योंकि अर्ल हॉल के पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से वो 10,000 से डोनेट किए हैं, क्लाइंट के पास उतना नहीं है, उसमें से वो 15,000 डोनेट कर दिया। हो सकता है उसकी वेल्थ का 20-30% भी क्लाइंट डोनेट कर दिया है, तो इसलिए ये डोनेशन 15,000 का ज्यादा बड़ा है। फिर अर्ल हॉल कहते हैं कि होपफुली फ्यूचर में हम साथ में वर्क करेंगे, और क्लाइंट मोरेटी मतलब ड्वेन डांटिस भी कहता है क्यों नहीं वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वहीं ऑड्री थी वहां बस स्माइल कर रही थी, सबकी बातें सुन रही थी। एंड इस पॉइंट पे क्लाइंट नोटिस करता है कि ऑड्री का जो कुत्ता है वो क्लाइंट को स्पेसिफिकली देख रहा था ना। इसके बाद अर्ल हॉल ऑड्री से अकेले में पूछते हैं कि क्या तुम इस फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहती हो, बर्जरी फाउंडेशन। अर्ल हॉल बताते हैं कि इस फाउंडेशन में ऑलरेडी जो डोनेशन है वो 10,000 पाउंड्स आ चुके हैं, 10,000 नहीं 100,000 पाउंड्स, 1,00,000 पाउंड डोनेशन मिल चुका है। मतलब 15 तो क्लाइंट मोरेटी का ही था, फिर 10 अर्ल हॉल का था, 15 10 25, एक होगा अपनी ऑड्री का 26, और इसके अलावा भी 74,000 और पाउंड्स बाकी लोग मिलकर दिए हैं। तो इस तरह के रेप्यूटेड फाउंडेशन को ज्वाइन करना मतलब ऑड्री के लिए अच्छा होगा। ऑड्री भी कहती है वाओ, फाउंडेशन में तो काफी अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, किसी तरह का ब्राइब दिया गया है क्या, किसी तरह का बियॉन्डर इफेक्ट था क्या जिससे लोग इमोशनल होकर इतना डोनेट कर रहे हैं, हो सकता है, कह नहीं सकते। और जहां तक बात है बर्जरी फाउंडेशन को ज्वाइन करने की, ऑड्री अपने पिता से कहती है कि मैं इसे कंसीडर करूंगी, आई विल टेल यू लेटर कि मेरा डिसीजन क्या है। इसके बाद ऑड्री गई अपने डॉग के पास जो कि ऑफ कोर्स उसका गोल्डन रिट्रीवर है, सूजी, और उससे पूछती है कि तुम ड्वेन डांटिस के बारे में क्या सोचती हो। सूजी कहती है कि ड्वेन डांटिस बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में कुछ तो जानता है, एंड इस बात में तो शक है ही नहीं कि ये बंदा है बियॉन्डर। सूजी क्लियरली ऑड्री को कह देती है कि मतलब जब तुम्हें ड्वेन डांटिस देखा था वो काफी शॉक्ड लग रहा था, प्लस रिसेंटली बैरन
चिंड्रस वाले केस में भी उसका नाम आया है। तो ना ही सिर्फ वो बियॉन्डर है, वो बियॉन्डर्स के साथ इन्वॉल्व भी कहीं ना कहीं है। ऐसे में ऑटी सोचती है कि इस ड्वेन डैंटिस को ना इन्वेस्टिगेट करवाया जाएगा। जो भी हो, चैरिटी फाउंडेशन की जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो अब आ चुका है मंडे, मतलब पार्टी सैटरडे को थी, संडे को कुछ खास हुआ नहीं, तो अपन सीधा मंडे के ग्रे फॉग मीटिंग पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज क्वीन मिस्टिक 3 डायरी पेजेस लेके आई है और इसमें एम्परर रोजेल के अर्ली डेज थे। मतलब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायरी में क्या क्या लिखा था एम्परर रोजेल के ही टोन में, आवाज में। तो पहली डायरी एंट्री 21 सितंबर की थी और यहाँ पे एम्परर रोजेल लिखे थे कि सेंट मिलम पहुंचते ही वो लिखते हैं कि उनका जो पहला स्टेट ऑफिशियल विजिट था वो शुरू हो गया। फिजा का वेदर उन्हें काफी ठंडा लगा, अक्टूबर भी नहीं आया और लग रहा है जैसे कि स्नो गिरने वाली हो। इसी वजह से ये जगह कोट्स, विंटर वेयर और स्ट्रॉन्ग लिकर के लिए फेमस है। एम्परर रोजेल ने नोट किया था डायरी में कि वहां के लोग बहुत लंबे होते हैं, जैसे जायंट्स के डिसेंडेंट्स हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग उसे ऊपर से देखें। रात के लिए उसने प्लान बनाया कि किसी फेजाक ब्यूटी के साथ बार में ड्रिंक्स करेंगे एम्परर रोजेल। ये पढ़कर क्लाइंट को एक मोमेंट के लिए डाउट हुआ कि शायद क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट का सवाल किसी फेजाक लाइनेज से जुड़ा हो सकता है। ना अगली एंट्री थी 22 सितंबर की। एंट्री में लिखा था कि शायद एम्परर रोजेल ब्लैकआउट हो गए थे और उन्हें याद ही नहीं कि रात को क्या हुआ और उनकी जो फेजाक ब्यूटी जिसको पटाने वाले थे उसका क्या हुआ। एम्बेसी के लोगों ने बताया कि वहां की औरतें अक्सर मर्दों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर्स होती हैं। इस बात के बाद एम्परर रोजेल ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में बार में वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, वरना कोई अजीब मिडिल एज्ड वुमेन उसके साथ कुछ भी कर सकती है जब वो होश में ना हो। क्या बात हो रही है समझ जाओ। एम्परर रोजेल ये भी मेंशन करते हैं कि वहां के अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका जो हेडेक था वो पूरा दिन चला, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनका स्टमक ठीक था। अगले दिन उन्होंने ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल विजिट करने का प्लान बनाया। ना 23 सितंबर की डायरी एंट्री में उन्होंने लिखा था कि ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल सच में ग्रैंड था, जैसे कोई मिथ रियलिटी में आ गया हो। बिल्डिंग ऐसी लगती थी जैसे जायंट्स के लिए बनाई गई हो। क्योंकि वो उनका फेथ शेयर नहीं करता है, इसीलिए सिर्फ बाहर से ही देख सका। हॉल के नीचे का स्क्वायर भी अल्कोहल की स्मेल से भरा हुआ था। वहां काफी लोग थे, कोई घुटनों पे बैठा था, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और ओवरऑल एनवायरनमेंट जो था वो रिलैक्स्ड एंड ओपन था। एम्परर रोजेल की मुलाकात वहां एक फेसाकियन से होती है जो बोन फ्लूट बजाता था। उसका नाम होनेगर था और वो अपने क्लैन में प्योरेस्ट जायंट ब्लड लाइन से होने का क्लेम करता था। उसका फ्लूट बजाना बहुत ही मेलंकोलिक लग रहा था, जैसे वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। रोजेल के कंपैरिजन में वो इंटिस के लोगों से काफी ज्यादा अलग था, ज्यादा पोएट जैसा। इंटिस के लोग अपनी डिजीज को भी बैज की तरह ट्रीट करते हैं, जो सोशल सिस्टम को खराब कर देता है। रोजेल ने यहाँ होनेगर से बात की और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों फील करता है। होनेगर ने बताया कि वो होमसिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सेंट मिलम का ही नेटिव था और कभी बाहर गया ही नहीं। कुछ देर फ्लूट बजाने के बाद उसने बताया कि वो अपने एंसेस्टर्स के ओरिजिन जायंट किंग्स कोर्ट को याद करता है। उसने कहा कि उसके क्लैन के लोग अक्सर एक सपना देखते हैं जिसमें बड़े माउंटेन सिटी वॉल्स की तरह होते हैं और एक पैलेस होता है जो ट्वाइलाइट में रहता है, बिल्कुल ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल जैसा, लेकिन उससे भी ज्यादा मेजेस्टिक। बिना किसी को बताए वो सब लोग मानते हैं कि वही जायंट किंग्स कोर्ट है। कॉन्वर्सेशन के एंड में होनेगर ने कहा कि वो फेजाक छोड़कर उस जगह को ढूंढना जाएगा जहां उसकी सोल एक्चुअली में बिलोंग करती है। एटलीस्ट ऐसा वो सोचता है। उसका मानना था कि सोनिया सी के ईस्टर्न एज पे उसका रास्ता हो सकता है। उसने कहा कि हजारों साल बाद भी जायंट्स ने अपना होम नहीं भूला और अब उसकी बारी है एंसेस्टर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की। अब ये पढ़कर क्लाइंट को पहली बार एम्परर के इमोशंस डीपली फील हुए। होम शब्द ने उसे भी इफेक्ट किया, क्योंकि वो और रोजेल दोनों ही अपने असली घर से दूर थे, जो कि अर्थ है। समझ रहे हो बात? ये लोग तो किसी और दुनिया में आ चुके हैं लिटरली। तो हाँ, इसके बाद डायरी सोनिया आइलैंड की एंट्रीज पे शिफ्ट होती है। 10 जनवरी की एंट्री पे एम्परर रोजेल ने लिखा था कि ये जगह एंशिएंट एल्फ आइलैंड भी कहलाती है, जहां एल्विस रूइंस और कस्टम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उसे सरप्राइज हुआ कि एल्व्स ब्लड केक बनाते हैं, ऑर्गन्स खाते हैं और स्पाइसेस का भी यूज करते हैं। उन्होंने चॉपस्टिक्स भी इन्वेंट किए थे। म्यूरल्स में एल्व्स की जो अपीयरेंस थी वो कहीं ना कहीं एशियंस जैसी लग रही थी, जैसे उनके हेयर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ब्लू थे। इससे उसने स्पेकुलेट किया कि शायद वो भी अर्थ के लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर सोचा गया कि एक साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन का ट्रांस माइग्रेट होना तो पॉसिबल नहीं है, तो अर्थ के लोग तो नहीं है। इसलिए रोजेल ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। 13 जनवरी को उन्होंने लिखा कि उन्होंने काफी रिलिक्स और लेजेंड्स कलेक्ट किए हैं। लेजेंड्स के हिसाब से एल्फ किंग सोनिथ्रियम ने चॉपस्टिक्स इन्वेंट की और स्पाइसेस और ऑर्गन से कुकिंग की। वो एल्व्स का एंसेस्टर थे और उन्हें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से नदर्न कॉन्टिनेंट ले गया। रोजेल ने सोचा कि क्या वो भी एक ट्रांस माइग्रेटर था, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि एल्व्स ने कभी चाइनीज या इंग्लिश सिंबल्स यूज नहीं किए, तो मोस्टली
ऑब्वियसली वो ट्रांसमाइग्रेटर नहीं होंगे। नाउ 16 जनवरी के एंट्री तक उसने कंक्लूड किया कि एल्व्स का ट्रांसमाइग्रेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कंक्लूजन उसे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, लेकिन रिलीफ भी मिला क्योंकि अगर कोई और ट्रांसमाइग्रेटर मिलता तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ 17 जनवरी के नोट में लिखा था कि उसने अपने ओरिजिनल होम का सपना देखा है, मतलब रोजेल ने। ये सब देखकर क्लाइंट को समझ आ गया कि रोजेल ने अपनी थियरी ऑलमोस्ट छोड़ दी थी। अब 2 अप्रैल की एंट्री में रोजेल ने अपनी बेटी का जिक्र किया जो 1 साल से पहले ही बोलने लग गई थी। ऑफ कोर्स यहाँ बात बर्नाडेट की हो रही है। उसे लगा कि ये उसकी एक इनहेरिटेंस है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ अलग है एम्परर रोजेल के लिए। वो एक अलग ही लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बेटी जो है वो एक्चुअली उनकी ही है। वैसे रोजेल की बेटी बर्नाडेट है, बहुत अच्छी है, रोजेल पसंद करते हैं उसे, लेकिन रोजेल के मन में एक बात था कि मैं जो ओरिजिनल इंसान हूँ चाइना का, तो मेरे जो चाइनीज ग्रैंड पेरेंट्स है उससे मेरी बेटी कभी नहीं मिल पाएगी। 3 अप्रैल को रोजेल लिखते हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए और सोचा कि क्या उसे बर्नाडेट को चाइनीज सिखानी चाहिए या नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से कुछ दे सकते हैं। 6 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि वो बर्नाडेट को 2 चाइनीज कैरेक्टर सिखाएंगे, एक प्रोटेक्टिव सिंबल के रूप में, और उसका मीनिंग नहीं बताया जाएगा, बस याद रखना होगा। और ये वर्ड था होम। ये पढ़कर क्लाइंट की आंखें हल्की सी भर आई, क्योंकि उसे भी अपने घर की याद आ गई थी। क्लाइंट को समझ आ गया था कि क्वीन मिस्टिक ने ये पेजेस क्यों चूज किया है। ये उसके फादर का दिया हुआ प्रोटेक्टिव सिंबल था। उस मोमेंट पे क्लाइंट ने होम के पीछे की गहराई को फील किया, जैसे इमोशंस की एक नदी हो जो ऊपर से शांत है लेकिन अंदर से बहुत गहरी और बेचैन है। उसने डायरी को बंद किया और कैटलिया की तरफ देखकर पूछा कि ठीक है, तुमने मुझे 3 पेजेस दिए हैं डायरी के, सवाल पूछो, तुमको क्या पूछना है। और कैटलिया वही पूछी जो कि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो 2 सिंबल है इसका मतलब क्या है। देखो, बर्नाडेट को कहीं ना कहीं एम्परर रोजेल ये 2 वर्ड एज प्रोटेक्टिव स्पेल बताए होंगे, राइट, लेकिन बर्नाडेट को मन तो होगा कि इसका मतलब क्या है वो कभी मैं जानूं, तो इसलिए बर्नाडेट कैटलिया के थ्रू ये डायरी पेजेस भिजवाई थी। एनीवेज, मिस्टर फूल आंसर करते हैं कि ये 2 वर्ड हैं गू जियांग इन चाइनीज। ये नहीं बताते हैं चाइनीज में, सीधे बोलते हैं गू जियांग है ये वर्ड, जिसको कंबाइन करने से ये वर्ड होता है होम फॉर वंस सोल। तो हाँ, कैटलिया को उसका जवाब मिल गया था। और वहीं ऑड्री एल्गर तुरंत देखते हैं अच्छा कौन सा टेक्स्ट है, इसका मतलब होम होता है, फटाफट नोट कर लिए अपने दिमाग में कि आगे हम कुछ और डिकोड कर सके। तो हाँ, डायरी रीडिंग खत्म हो गई है, तो अब मीटिंग को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एल्गर बोलता है कि वर्ल्ड जो अपना ओशन सॉन्गस्टर का एक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक दिया था जिससे एक मिस्टिकल आइटम बननी थी, वो कहीं ना कहीं तैयार हो गई है। वर्ल्ड बोलता है चलो लेट किए, लेकिन आइटम मिल तो गया। नाउ एमिलिन सन की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे सीक्वेंस 5 के आर्टिफिशियल वैम्पायर का बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, और इसके बदले मतलब लिटिल सन जो है वो क्या लेगा। लिटिल सन सीधा कहता है कि मुझे सन पाथवे का सीक्वेंस 5 पोशन फॉर्मूला दे दो, इक्वल एक्सचेंज हो जाएगा हमारा। अब एमिलिन सन से ही इसलिए पूछा था क्योंकि एमिलिन को पता था कि सीक्वेंस 5 का बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का कॉस्ट 8000 पाउंड तक हो सकता है, और एमिलिन के पास फिलहाल 5400 पाउंड ही है। लेकिन सन के लिए, लिटिल सन के लिए तो पैसा कोई मायने रखता नहीं है ना, वो तो एक्सचेंज ही करेगा। लेकिन सन यहाँ मांग दिया अपने सीक्वेंस 5 का पोशन फॉर्मूला, जो कि ऑफ कोर्स एमिलिन के पास नहीं है। मैटर फंस गया, नहीं फंसा, क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड बीच में बोलता है मेरे पास है मतलब सन को जो चाहिए सीक्वेंस 5 प्रीस्ट ऑफ लाइट का फॉर्मूला, तो मैं सन को फॉर्मूला दे दूंगा, और एमिलिन को जो सीक्वेंस 5 का चाहिए वो सन उसको दे देगा, और एमिलिन से पैसे ले लेगा सन का प्रीस्ट ऑफ लाइट वाला पोशन फॉर्मूला देने के लिए, जो कि 5000 पाउंड ही बोलता है मिस्टर वर्ल्ड। जुली 8000 पाउंड मांगना चाहिए, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड को पता था कि भैया ये एमिलिन वाइट जो है ना अभी गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसे होंगे नहीं, 5000 ही दे दो। एमिलिन बोलता है डील। तो हाँ, यहाँ एक 3 वे डील हो गया है, थ्री वे डील हुआ है, ठीक है, गंदी बात नहीं है। एनीवेज, इस डील के बाद मिस जस्टिस बोलती है कि मेरे पास एक कमीशन वाला मिशन है। बेसिकली बैकलैंड में रीसेंट टाइम में 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। पहला बैरन सेंड्रेंस का था, जिसमें उस पर शक किया गया कि उसे किसी ने फ्रेम किया है, और दूसरा इंसिडेंट था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट पे एक अटैक हुआ जो इन्वायरमेंटल मेजर्स की वजह से हुआ था। इन दोनों ही मैटर्स में एक टाइकून का नाम सामने आया है जो कि दोनों के सेंटर में था, एंड ही वाज ड्वेन डांटेस। ड्वेन डांटेस सिर्फ 2 महीने पहले बैकलैंड में आया है, और उसने चर्च ऑफ एवनाइट को 10,000 पाउंड से भी ज्यादा के शेयर्स डोनेट किए थे, ताकि इनसे गरीब लोगों के लिए एक बर्जरी फाउंडेशन एस्टैब्लिश की जा सके। अब बस इन्वेस्टिगेट करना है कि ड्वेन डांटेस ये कौन है, क्या चाहता है, तो यही मेरा कमीशन है। कौन करना चाहेगा? 500 पाउंड में दूंगी, अगर डिफिकल्टी या डेंजर बढ़ जाती है तो और भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के फोर्स काफी खुश कि 500 पाउंड मिलेगा। मैं तो गई थी ड्वेन डांटेस के यहाँ, सब कुछ वहां 2-3 दिन मतलब उसका प्रोटेक्शन करके आई हूँ, मुझे काफी कुछ पता है, इजी मनी, मैं करूंगी इन्वेस्टिगेट। लेकिन इससे पहले फोर्स कुछ कहती ऑड्री को, उसी
समय गिरमिन स्पैरो अपना हाथ उठाता है। अब फोर्स सोच रही है कि गिरमिन स्पैरो इस मिशन में इंटरेस्टेड है तो भैया ड्वेन डैंटिस मामूली इंसान नहीं है, मुझे पीछे ही हट जाना चाहिए। तो फोर्स कुछ बोलती नहीं। अब ऑड्री मिस्टर वर्ल्ड से पूछती है कि आप इस कमीशन को लेना चाहेंगे, एंड मिस्टर वर्ल्ड बोलता है नहीं, मैं कमीशन नहीं लेना चाहता, मैं बस बताना चाहता हूं कि ड्वेन डैंटिस सिर्फ एक आइडेंटिटी है। ये एक ऐसी कॉमन आइडेंटिटी है जो कि मैं और मेरे कंपेनियंस शेयर करते हैं, तो तुम कह सकते हो कि मैं ही गिरमिन स्पैरो की तरह डिस्गाइज करता हूं। मतलब कि यहाँ पे मिस्टर वर्ल्ड और वी कैन से गिरमिन स्पैरो वो क्लियरली बता दिया कि वही ड्वेन डैंटिस है। वैसे मैंने क्या बोला, गिरमिन स्पैरो की तरह डिस्गाइज करता हूं, नहीं मैं ही ड्वेन डैंटिस की तरह डिस्गाइज करता हूं, ऐसा गिरमिन स्पैरो बोल दिया, क्लियर कट कर दिया। और इस बात को सुन के फोर्स और ऑड्री दोनों एकदम शॉक में थी। फोर्स का दिमाग तो एकदम सुन्न ही हो गया, मतलब उसे एक डर का झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि शाओ की कैजुअल सी बात एक्चुअली काफी सेंस बना रही थी। शाओ बोली थी ना, जब एक बटलर, वैले, नेबर और पूरा एनवायरनमेंट ही सस्पिशियस हो तो जो इंसान इन सबके बीच है, जो कि सबसे नॉर्मल दिखता है, वही सबसे एबनॉर्मल होगा। और यही बात हो गई, मतलब ड्वेन डैंटिस गिरमिन स्पैरो था। मैं सोच रही थी कि बेचारा ड्वेन डैंटिस इसके आसपास से बियॉन्डर्स पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकता बंदा, लेकिन ये बंदा तो गिरमिन स्पैरो निकला, सबका बाप। फोर्स को तुरंत रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रीट या लोगों में नहीं थी, बल्कि ड्वेन डैंटिस में खुद थी। ठीक है, वो लोगों को रैंडमली हायर नहीं करता है, बल्कि उनके सीक्रेट्स की वजह से उन्हें चूज करता है, या सही कहे तो गिरमिन स्पैरो उन्हें सेलेक्ट करता है। इस हिसाब से असली बेचारा ड्वेन डैंटिस बेचारा नहीं है, बल्कि उसके आसपास के बियॉन्डर्स और आइटम्स हैं वो सब सिलेक्टेड हैं। फोर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शाओ से गॉडेस की ब्लेसिंग मांगने को कहा था। शायद वो ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स बन सकती थी। वो ये सोचकर कांप गई कि अगर उसने अपने नोट में ड्वेन डैंटिस के हेल्थ के बारे में कुछ लिख दिया होता तो शायद वो नेक्स्ट टैरो गैदरिंग में होती ही नहीं। समझ रहे हो, ड्वेन डैंटिस उसको ही निपटा देता, या फिर एक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बनकर मिस्टर वर्ल्ड के थ्रू बेची जा चुकी होती। फोर्स सोचती है कि लॉजिकली मिस्टर वर्ल्ड को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन वो लेमानोस ट्रैवल कैरी कर रही थी जिसे मिस्टर वर्ल्ड पहले ही यूज कर चुका था और उसमें डेमीगॉड लेवल पावर्स ऐड कर चुका था। इसका मतलब वो कभी ना कभी उसे ऑब्जर्व कर चुका है, उसकी अपीयरेंस याद रखा है और उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं जज कर रहा है। इन शॉर्ट फोर्स समझ जाती है कि गिरमिन स्पैरो उसकी आइडेंटिटी को अब जानता है, और ये सोच के कहीं ना कहीं उसके अंदर डर भी हो गया कि भैया गिरमिन स्पैरो मुझे जानता है, कभी मौका मिला, कभी कुछ दुश्मनी हुई तो मुझे निपटा देगा। वहीं मिस्टर वर्ल्ड भी फोर्स की तरफ देख रहा था और इससे तो वो और भी ज्यादा डर गई। एंड द क्वेश्चन इज कि बॉडीगार्ड वाले मिशन पे फोर्स और शाओ ड्वेन डैंटिस को प्रोटेक्ट कर रहे थे या ड्वेन डैंटिस उन दोनों को, पता नहीं। वहीं अगर ऑड्री की बात की जाए तो वो भी तो शॉक हुई ही कि ड्वेन डैंटिस ही गिरमिन स्पैरो है, वही मिस्टर वर्ल्ड है। इनफैक्ट ऑड्री यहाँ फोर्स के रिएक्शन को भी देख चुकी थी और वो समझ गई थी कि फोर्स भी इस बंदे को जानती है, वो भी शॉक में आई है। अब ऑड्री के मन में भी वही फोर्स वाला डर है कि कल मैं ड्वेन डैंटिस से लिटरली पार्टी के अंदर मिली थी, तो वो तो मेरा जो लाई है वो पहचान लिया होगा, जो उसका मिस्टिकल आइटम है, और वो तो तुरंत ही समझ गया होगा कि यही मिस जस्टिस है। तभी वो शॉक हुआ था मुझे देख के, एकदम मंत्र मुग्ध नहीं हुआ था। ऑड्री ये भी कनेक्ट करती है कि जब भी वो पोशन इंग्रेडिएंट्स लेती थी हमेशा पेयर्स में लेती थी, राइट? तो मिस्टर वर्ल्ड ने गेस कर लिया होगा कि उसके पास एक स्पेक्टेटर है, सूजी, उसकी जो गोल्डन रिट्रीवर। इसी वजह से वो उससे कॉशियस था क्योंकि वो बियॉन्ड द क्रीचर से फेमिलियर है और एनिमल्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। इन शॉर्ट मिस्टर वर्ल्ड को पता है कि ऑड्री ही जस्टिस है, मिस मैजिशियन फोर्स है, ऑड्री के पास एक बियॉन्डर कुत्ता है, मिस्टर वर्ल्ड को सब कुछ पता है, हमारा कोई राज नहीं है, सब कुछ मिस्टर वर्ल्ड के सामने खुल चुका है। वैसे ऑड्री सोचती है कि मिस्टर वर्ल्ड है कितना शातिर कि वहां आया, मेरे से बात किया, लेकिन टैरो क्लब की कुछ बात नहीं हुई। ऐसे भी सेंट सैमुअल कैथीड्रल के अंदर आप लोग एक अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ये अच्छी बात तो नहीं होती। ड्वेन डैंटिस चालाक है, गिरमिन स्पैरो या जो भी है वो। हाँ, ऑड्री कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो गई। फोर्स डर रही है कि बंदा मेरे को ना निपटा दे, लेकिन ऑड्री एक्साइटेड है। अब ऑड्री के मन में एक और सवाल आता है कि ठीक है, गिरमिन स्पैरो यहाँ पे अभी बैकलैंड में है, ड्वेन डैंटिस की आइडेंटिटी में है, लेकिन ये आइडेंटिटी बनाई ही क्यों गई? मतलब इस आइडेंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बैरन सिंड्रस का केस, मैट पे अटैक और चैरिटी फाउंडेशन, ये सब उसे पहले ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट लगने लग गया था। ऑड्री को महसूस हुआ कि किंगडम के अपर लेवल्स में कुछ हलचल तो हो रही है, एक अनरेस्ट बिल्ड हो रहा है। ऑड्री को यह फीलिंग पहले भी आई थी जब ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड हुआ था, उस टाइम भी वो पहले से चीजें फील कर रही थी। और अब जबकि उसको ड्वेन की असली आइडेंटिटी पता चल गई है, उसने डिसाइड किया कि वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी ताकि अपने पेरेंट्स और इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। उसने ये भी सोचा कि अगर वो फाउंडेशन ज्वाइन करती है तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। टैरो क्लब की जस्टिस मिस्टर वर्ल्ड के बनाए फाउंडेशन का हिस्सा बन रही है। अब एल्गेरो कैटलिया को ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ कि ड्वेन डैंटिस ही द वर्ल्ड है, क्योंकि उनके लिए वो ऑलरेडी मिस्टर फूल के ब्लेसेड का पार्ट था। लेकिन उनके दिमाग में भी एक थॉट आया, एंड दैट इज कि बैकलैंड में कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी मिस्टर वर्ल्ड वहां पे है ड्वेन डैंटिस की आइडेंटिटी लेके। अब इस पॉइंट पे ऑड्री जो थी वो मिस्टर वर्ल्ड से पूछ ही देती है कि बैरन सिंड्रस वाले केस में कुछ एबनॉर्मल था क्या?
एंड कहता है मिस्टर वर्ल्ड हाँ फॉस कुछ एबनॉर्मल था, उस चीज पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे पता चलेगा। अब इस पॉइंट पे ऑड्री मनी मन डिसाइड तो कर ही ली थी कि बर्जरी फाउंडेशन को वो तो अब पक्का ज्वाइन करेगी। एंड फॉर्चुनेटली उसके पापा उससे खुद ही पूछे थे तुम ऐसा करना चाहती हो कि नहीं, तो ऑड्री अगर बोलती है कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ तो वो अननेचुरल तो नहीं लगेगा। वैसे ध्यान रहे कि ऑड्री साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के साथ भी डील करती है, राइट? तो वो सोच रही थी कि अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स को उस पर शक हो गया या वो उसे टेस्ट करने के लिए कोई मिशन देते हैं तो वो उन्हें फाउंडेशन में मिलने के लिए बोलेगी। ड्वेन डांटिस की इमेज बिल्कुल अलग है उसके असली रूप से जो वो ग्रे फॉग के ऊपर द वर्ल्ड के तौर पे दिखाता है। ऑड्री को लगा कि मिस्टर वर्ल्ड एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है जो अलग अलग रोल्स परफेक्टली प्ले कर सकता है। साथ ही ऑड्री ये भी सोचती है कि ड्वेन डांटिस एक पब्लिक आइडेंटिटी है, इसलिए वो हमेशा गिडमन स्पैरो से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं रहेगा। इसी वजह से उसके बारे में अलग अलग रूमर्स मतलब फैलना नेचुरल है, जैसे कि उसका डिफरेंट टाइप्स की वुमेन में इंटरेस्ट होना। एक रूमर फैल गई थी ना, ऑल थैंक्स टू दैट मिरर, नाम बताओ मिरर का क्या है? अरोडेस। गिडमन स्पैरो जैसा क्रेजी मर्डर एडवेंचर एक प्योर और इनोसेंट लड़की के साथ कॉन्ट्रास्ट में और भी मैच करता है, जैसे दो एक्सट्रीम्स का कॉम्बिनेशन। तो ऑड्री यहाँ काफी एक्साइटेड है टू वर्क विद ड्वेन डांटिस क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके फाउंडेशन को ज्वाइन करेगी। जो भी हो ये पार्ट खत्म होता है और इसके बाद जो वर्ल्ड है वो लिटिल सन से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ बिजारो बेन्स है क्या? इन केस लिटिल सन के यहाँ कुछ और उस चीज का नाम हो तो क्लाइंट बता देता है कि वो क्या चीज है, कि ये जो भी चीज है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करने में एक्सपर्ट है और उसके पास काफी अजीबोगरीब बिजार पावर्स है। उसकी स्ट्रेंथ लगभग डेमिगॉड लेवल के आसपास है और उसका मेन आई उसके बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक से बना हुआ है। ये सुन के सन कहता है कि ये कॉमन तो नहीं है, मैंने बहुत नहीं सुना इसके बारे में, लेकिन मैं सर्च करूंगा बुक्स में, अगर किसी ने देखा होगा पता होगा कहाँ है तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फॉस बताती है अपना ड्रीम, जो एक ड्रीम था ना जो कि वो देखी थी लास्ट, मतलब इसी वीडियो मैंने शायद आपको बताया, लास्ट वीडियो में याद नहीं है, जो भी हो एक ड्रीम देखी थी ड्वेन डांटिस के घर पे, एक मतलब कुछ ट्रेजर जैसा था, राइट? तो फोर्स इस ड्रीम के बारे में सब कुछ बताती है और पूछती है कि ये ड्रीम क्या है। अब ये सुनते ही जो अपना वर्ल्ड है वो कंजोर करता है एक इमेज, आस्किंग कि वहां जो तुम एक सिंबल देखी थी फेट एंड कंसीलमेंट वाला, क्या ये यही सिंबल था? अब वर्ल्ड क्या कंजोर किया था वहां इमेज? वेल वो उस बैज को लाया था जो कि याद है लैनुअस वाले केस में उसको मिला था, और ये द हर्मिट्स ऑफ फेट के गैदरिंग में एंट्री का प्रूफ था, लेकिन क्लाइंट ने कभी इस गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं की थी। फोर्स इस इमेज को देखती है, तुरंत कंफर्म करती है कि हाँ ये जो सिंबल है जो इस चीज पे बना हुआ है बैज पे वही सिंबल है। तब उसे रियलाइज हुआ कि मिस्टर वर्ल्ड ने सिर्फ सिंबल ही नहीं बल्कि एक्चुअल आइटम भी दिखा दिया है। इसी मोमेंट में उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि ड्वेन डांटिस ने वॉकलैंड स्ट्रीट रैंडमली चूज नहीं किया था। अब इस पॉइंट पे मिस्टर वर्ल्ड अपनी भारी आवाज में कहते हैं कि ये ट्रेजर जो है जो कि तुमको नींद में देखा है ड्रीम में, ये एक ट्रैप है। और उसको ये सुनकर रिलीफ मिलता है क्योंकि उसने पहले ही एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस ले ली थी और उसने शुक्रिया कहा। अब ऑड्री क्यूरियोसिटी में पूछती है कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है और इसे ट्रैप क्यों कहा जा रहा है। क्लाइंट ने द वर्ल्ड के थ्रू सीधा जवाब दिया कि ये उन लोगों का सिंबल है जो खुद को हर्मिट्स ऑफ फेट कहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ थीव्स। ये नाम सुनते ही एल्गर और कैटलिया ने अपने अपने हिसाब से गेस लगाया। एल्गर को लगा कि ये मॉरडर पाथवे के लोगों का ग्रुप हो सकता है, जबकि कैटलिया को डाउट हुआ कि शायद फोर्थ इपॉक की कोई एंशिएंट फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। इमलिन वाइट ने कंफर्म किया कि उसने कभी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना है। उसने डिसाइड किया कि वो सैंग्विन के हायर अप से इसके बारे में पूछेगा। अब क्लाइंट के दिमाग में तब एक और प्रॉब्लम आई। स्यूअर में सील्ड मॉरडर पाथवे का डेमिगॉड अभी तक वॉकलैंड स्ट्रीट नहीं छोड़ा था और शायद हेजल के घर में छुपा हुआ है, ये तो हम जानते ही हैं। चूहा जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक्टिवली मूव कर रहा था और फोर्स को ड्रीम के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी कर चुका था। क्लाइंट ने डिसाइड किया कि ये रिस्क इग्नोर अब नहीं किया जा सकता और जल्दी से ये जो चूहा है ना इसका करना होगा कुछ, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर इसको भगाओ इधर से। क्लाइंट सोचता है कि वो लेनर्ड को वार्न करेगा क्योंकि लेनर्ड के अंदर जो ग्रैंडपा बैठे हैं ना बड्डा, वो सेम पाथवे का डेमिगॉड है और डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट लेगा। ये सब सोचते हुए मिस्टर फूल थोड़ा सा स्माइल करते हैं और ऑड्री इस बात को नोटिस कर लेती है और इस पे ऑड्री सोचने लगती है क्या हर्मिट्स ऑफ फेट वाले लोग मिस्टर फूल से कनेक्टेड हैं। जो भी हो थोड़ी देर में ये ट्रेजर वाला जो पूरा टॉपिक था वो खत्म हो जाता है और कैटलिया ने द वर्ल्ड को बताया कि वो वेस्ट बैलम वाली इंफॉर्मेशन इसी वीक दे देगी। वो खुद भी क्यूरियस है कि क्लाइंट को ये इन्फो क्यों चाहिए, लेकिन उसने तुरंत पूछने के बजाय पहले खुद इन्वेस्टिगेट करना बेटर समझा। अब इसके जवाब में क्लाइंट द वर्ल्ड के थ्रू ऑलराइट कहता है सिंपली एंड ये टॉपिक भी खत्म। इसके बाद एल्गर ने द सन यानी डेरिक से पूछा कि क्या उसने अपने फॉर्मल चीफ के मौसलम के बारे में कुछ प्रोग्रेस किया। डेरिक ने थोड़ा संभलते हुए कहा कि उसने बस 2 दोस्त बनाए हैं। याद है ना एल्गर उसको कह रहा था कि तुमको फ्रेंड्स बनाने होंगे, तुम सबके साथ ही काम कर सकते हो फाइट्स में, मतलब जो अब सभी लोगों को बचाने में वो सेकंड लैंड ऑफ गॉड से तो दोस्त बनाने होंगे। तो फाइनली डेरिक 2 दोस्त बनाया है। वो ये भी बताया कि सिटी ऑफ सिल्वर का 6 मेंबर काउंसिल मौजलम ओपन करना चाहता है, कम से कम बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक रिव्यू करने के लिए। उनके लिए रिसोर्सेज वेस्ट करना पाप था, इसलिए ये डिसीजन नॉर्मल था। एल्गर ने लिटिल सन को इनकरेज किया और कहा कि दोस्ती ही जरूरत नहीं होती,
क्योंकि नेटवर्क बढ़ाने से नेचुरली आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे डेरिक को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टैरो गैदरिंग तक वो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस अपना बनाएगा। सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी चाहिए। क्लाइंट ने द वर्ल्ड के थ्रू ऐड किया कि अगर बात डेथ डोमेन से रिलेटेड हो तो वो उसे एडवाइस ले सकता है। अंदर अंदर उसने सोचा कि वो मिस्टर अजिक से पूछ लेगा। डेरिक ने ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक्स बोला। अब फ्रैंकली का जो मशरूम था जो कि वो डेरिक को देने वाला था, क्लाइंट डिसाइड करता है वो अभी लिटिल सन को ये नहीं देगा क्योंकि वो अभी इनकम्प्लीट है और डेंजरस भी हो सकता है। थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स उस पर करने, एक बार कंप्लीट होगा तो फिर वो लिटिल सन को देगा। वहां मीटिंग के बाद जब क्लाइंट रियल वर्ल्ड में वापस आता है तो उसका पहला फोकस था मॉरडर डेमिगॉड का इशू सॉल्व करना, जो कि उसके ही स्ट्रीट पर रहता है चूहा बन के। मतलब ये नहीं पता क्लाइंट को चूहा बन के रहता है, बट रहता है, या पता भी हो शायद। लेकिन क्लाइंट का प्लान जो था वो शुरू होने से पहले ही रुक गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लेनर्ड मिचेल और उसके अंदर जो एंटिटी है वो अभी कहां मिलेगा। तो पहले क्लाइंट को लेनर्ड मिचेल को ढूंढना होगा, फिर उसके ग्रैंडपा से बात करना होगा ताकि इस चूहा डेमिगॉड को इस जगह से हटाया जाए। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये। अब लेनर्ड को कैसे खोजा जाएगा आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिनके पास थोड़ा सा सोच पा रहे होंगे कि किस तरह से क्लाइंट उसको ढूंढ सकता है। नहीं समझ रहे हो तो टेंशन मत लो, अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है जहां क्लाइंट डील करेगा इस चूहे डेमिगॉड से, और इसी के बीच में कुछ हो भी सकता है खतरनाक, है कि नहीं। जो भी हो अगली वीडियो में वो सब देखेंगे। फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं घर पे जस्ट आया हूँ, थोड़ा सेटअप वगैरह वापस से सेट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इधर उधर उधम मची है मेरी लाइफ में, लेकिन वीडियो टाइम पे आ गई है कि नहीं। हाँ, वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।